इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। देखो पहले तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो भी इंपॉर्टेंट डेट है, देखो एक तो 1985 सॉरी 1895 है, जब क्या हुआ था कि ये इन्फॉर्मल थी, इन्फॉर्मल डिमांड स्टार्ट की थी, फिर फॉर्मल आया एमएनओ 1934 को। 1937 में क्या हुआ, अपनी इलेक्शन हो गई और उनमें जो सीट थी वो 1587 थी, 682 उसकी थी और 707 अपनी आईएनसी की थी। तो हाँ, अब किसी ने जो 5 स्टेटों में जीता था, ये 5 स्टेट कौन से थे? ये तो इधर से बाहर चलकर ये थे, और एक ये ऑप्शन जाओगे फटाफट, और क्या नाम है, इसमें कोऑपरेशन हुआ था, और इसमें बंगाल में यहाँ पे तो यूनियन आ गई थी, यूनियन पंजाब में, और यहाँ पे पीछे प्रजा पार्टी वो आ गई थी। ये तो है उसका। अब डेट देखो, अगस्त तो अब 28 मार्च तक ये कर पाए। अब इन्होंने कब दिया था? अक्टूबर को दिया था, 23 अक्टूबर को शायद, 23 अक्टूबर को 1939 को रेजिग्नेशन दे दिया। अब इसके उसमें 22 दिसंबर को 1939 को क्या हुआ, लिबरेशन डे बनाई मुस्लिम लीग, और मेडिकल उसका वो देंगे। अब 22 दिसंबर 1939 को ये हो गया, और अक्टूबर को ये हुआ था, क्यों हुआ था ये सारा 1 सितंबर को पोलैंड, 1 सितंबर 1939 को उसने क्या नाम है वो कर दिया था, अटैक कर दिया था हिटलर ने पोलैंड पर, यानी दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था 1 सितंबर से। 1 सितंबर से हुआ था या 1 अगस्त से हुआ था, ये मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये पूछेगा नहीं आपसे। अ, अगस्त हो सकता है शायद यहाँ पे। चलो ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सारी हमने कर ली। और क्या नाम है क्या होगा 1940 को, अब अगस्त ऑफर आया 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आया, अगस्त ऑफर आया, तो इसके 2.5 महीने बाद यानी 17 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त 17 अक्टूबर को क्या हुआ कि 1944 को दिल्ली चलो आंदोलन होगा, दिल्ली चलो आंदोलन। ये हो गया, फिर क्या होगा पर्ल हार्बर पर, यानी कि 8 दिसंबर को 8 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अटैक हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आ जाएगा, क्रिप्स मिशन आ गया। अब ये भी उल्टा चला जाएगा, तो उल्टा चला जाएगा, तो क्या होगा कि अब जुलाई में हम जो है जुलाई 1942 को 11 जुलाई था शायद, 11 जुलाई था, देख लेते हैं एक बार। अरे यार, हाँ 14 जुलाई है, 14 जुलाई को ये पास हो गया। क्या नाम, फिर इसको मतलब कि तैयार कर दिया, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने फिर क्या होगी 8 अगस्त और 9 अगस्त को ये अगले महीने में होगी 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। वो उसके क्या नाम है मुंबई के गवालियर टाइम से ऐसा कुछ था। तो ये हमारी सारी सारी वो याद तक, क्या नाम है, फिर क्या होगी 1944 को जुलाई में 10 जुलाई को, ये 10 जुलाई को है, 10 जुलाई 1942 को भोपाल सारी फॉर्मूला आया ऑपरेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेट थी। इसमें एक डाउट मुझे इस पर है, सितंबर वाली पर, एक डाउट मुझे इस पर है, बस ये दो डाउट हैं, ये भी शायद पक्के हैं मेरे, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार इनको चेक कर लेना। तो सबसे पहले मैंने देखा कि शिमला मार्च आया, शिमला मार्च कब आया, शिमला कॉन्फ्रेंस में चली 15 जून से 14 जुलाई 1945 तक। उसके बाद क्या हुआ, 24 मार्च को, अगले साल 24 मार्च को 1946 को कैबिनेट मिशन आ गया हमारा। इसके फिर इलेक्शन हो गए जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो गए 1946 में। और फिर अगस्त में क्या हो गया, इन्विटेशन आ गया सरकार बनाने का कांग्रेस को, आईएनसी को। फिर अगस्त को 16 अगस्त को क्या हो गया कि डायरेक्ट एक्शन डे हो गया 1946 को, ये डायरेक्ट एक्शन डे, उसके नाम मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। फिर अगस्त के बाद सितंबर को 2 सितंबर को 1946 को पीएम बन गया कौन, मतलब चेयरमैन बन गया, वाइस प्रेसिडेंट बन गए कौन, नेहरू बन गए। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद 24 अक्टूबर को 1946 को वो भी आ गई, लीग भी आ गई, मुस्लिम लीग भी आ गई। फिर क्या हुआ उसके बाद 24 अक्टूबर के बाद 6 दिसंबर को 6 दिसंबर को और 1946 को ये फॉर्मेशन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। उसके बाद क्या हुआ कि 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हो गई, फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हो गई। फिर 13 दिसंबर को थर्ड मीटिंग हो गई। इसमें क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फिर उसको जो ये सॉरी पास नहीं, इंट्रोडक्शन किया गया था नेहरू द्वारा। फिर ये पास होगा 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 को। टाइम इसमें से इसलिए लगा था कि मुस्लिम लीग आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। फिर तो फिर क्या होगी फिर एक 29 अगस्त को 1947 को हमने वो बना दी ड्राफ्टिंग कमेटी। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी, उसने तीन वो किए थे, मतलब कि उसकी जो फाइनल रिपोर्ट थी, इसने फाइनल रिपोर्ट कब दी अपनी, फाइनल रिपोर्ट दी इसने 26 अक्टूबर 1948 को, 1948 को देखी। फिर इसमें फर्स्ट रीडिंग चलेगी इसकी, फर्स्ट रीडिंग चलेगी 4 नवंबर से, मतलब 4-5 दिन बाद, इसके अक्टूबर के 4 नवंबर से 5 दिन चलेगी, 9 नवंबर तक 1948 रहेगा। फिर सेकंड रीडिंग चलेगी इसकी 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर 1949 तक। अब जो है थर्ड रीडिंग चलेगी, ये सबसे लॉन्ग थी, ये सबसे स्मॉल थी। अब जो है थर्ड रीडिंग यहाँ पे 26 अक्टूबर आएगा, सॉरी 26 नवंबर आएगा 1949 को। अब ये है चलेगी 14 नवंबर से, बस ये हमारे चले। इसके बाद 26 नवंबर को, 26 नवंबर को अडोप्ट कर लिया था 1949 को, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर लो डे कहते हैं, वो क्या नाम है, अडोप्ट कर लिया था। और क्या नाम है, एक्सेप्ट कर लिया था, अडोप्ट कर लिया था, वो क्या नाम है, सरेंडर भी हो गया था इस टाइम, सरेंडर। तो फिर ये उन्होंने कर लिया। तो सबसे पहले इसके देख लेते हैं आर्टिकल। आर्टिकल अपने कौन से थे, जो 16 आर्टिकल थे, तो 5 था, 6 था, 5, 6, 7, 8, 9 था, उसके बाद 60 था, उसके बाद 324 था, 324 के बाद 324 के बाद 367 था, फिर 68 था, सॉरी हाँ 68 होगा, हाँ 68 था, वो क्या नाम 379 था, 380 था, फिर 388 था, और फिर उसके बाद 391, 92 और 93 और 94। तो ये थे 16 आर्टिकल। उसके बाद ये बाकी 166 सीटिंग हुई थी, ये हमने बताया 166 हुई थी। और उसके बाद 24 जनवरी को क्या हुआ, 24 जनवरी 1948 को 1950 को लास्ट मीटिंग हुई, जिसमें क्या था कि 8 वुमेन थी लास्ट में, और फर्स्ट में कितनी थी, फर्स्ट में 10 थी, टोटल कितनी थी, 15 थी। और 284 ने क्या किए थे, साइन किए थे मेंबर्स ने। अच्छा 284 ने साइन किए थे। और जो 1911 में और 1896 में यहाँ पे एंथम गाया था, बीसनगर वो थे, और 52 सेकंड लगते हैं इसमें। इसमें जो सॉन्ग था ये सियानी था पीछे, ये 65 सेकंड में गा जाता है। और वो क्या था, वो क्या था, 229 सीट थी, जिसमें से सॉरी 299 थी, 229 प्लस 70 ये प्रोविंस की, ये प्रिंस ली की। उसके बाद बस एक ही रह गया। तो जो 26 जनवरी था, ये पूछा था 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे था, कब से इंडिपेंडेंस था, ये 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त 1947 बिफोर इसको इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था, बस। और एक हो रहा है 22 और 8, 22 कमेटी थी, जिसमें 8 बिग थी, ये स्मॉल थी, ये टोटल थी। थैंक यू गाइस। जो कमेटी है
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उनको कहते हैं एक बार कौन सी थी। उससे पहले एक चीज़ देख लो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो वुमन थी वो कितनी थी, वुमन थी 15, सॉरी 15 थी या पता नहीं कितनी थी, 15 थी लगभग। तो एक बार इनको हाँ 15 थी। और क्या नाम है जो देखो पहले थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, मैंने इसको बताया था कि सुचेता कृपलानी कृपा होगी किस पर, यूपी पर कृपा होगी, पहले इसकी मतलब वो थी सीएम थी। अब जो एक थी दूसरी दूसरी कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित भी किसकी थी, यूपी की थी, और ये क्या थी यूएनओ में, यूएनओ की वो थी, यूपी की थी और यूएनओ में यूएनओ की सदस्य थी, मेंबर थी। जो थर्ड थी वो थी पूर्णिमा पूर्णिमा बनर्जी, बनर्जी समझ ये मत कर देना ये बंगाल की है, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी यूपी की ही है। एक है कमला चौधरी, कमला चौधरी, और दूसरी चौधरी कहाँ की है, वो उड़ीसा की, वो भी करवाऊंगा मैं, ये भी यूपी की है, चौधरी यूपी और हरियाणा में मिलते हैं, सो इसमें मिलते हैं, क्या नाम, बंगाल में मिलते हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह मिलते हैं लेकिन ज़्यादातर हरियाणा और यूपी में। उसके बाद है बेगम बेगम एजाज एजाज रसूल। बेगम क्या थे, बेगम के रूल थे ऐसे करना, यूपी के जो यूपी में ही बेगम होगी, और क्योंकि अवध में ही बेगम और नवाब होते थे, उनके कुछ रूल होते थे। अब राजकुमारी जो थी, राजकुमारी कहाँ की थी, वो थी राजकुमारी अपने देखो पहले था कि अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, और क्या नाम है राजकुमारी जो थी अमृत कौर, वो अपने स्वास्थ्य का क्या रखती थी, पूरा ध्यान रखती थी, और ये एमपी की थी, स्वास्थ्य मंत्री थी, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती थी राजकुमारी। और सेवंथ पे चलते हैं, सेवंथ में क्या था, सरोजनी नायडू, सरोजनी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू क्या थी, ये बिहार की थी, और बिहार की थी, लेकिन यूपी की क्या थी, यूपी की फर्स्ट गवर्नर थी, फर्स्ट गवर्नर थी, और इसको क्या वो मिली हुई थी, कोकिला की उपाधि मिली थी, कोकिला। जो एट्थ है, एट्थ है हंसा मेहता, हंसा मेहता देखो, जो भी मेहता है वो कब मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको गुजरात में। और उस टाइम जो 1947 में क्या था, जो गुजरात किसका पार्ट था, बॉम्बे का पार्ट था, तो ये किसकी हो जाएंगी, बॉम्बे की हो जाएंगी, हंसा मेहता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो कहा था, वो भी बॉम्बे में, तो ये बॉम्बे की होगी। अब जी के जी दुर्गा बाई, जी दुर्गा बाई, दुर्गा बाई कहाँ की थी, ये मद्रास की। देखो ये तीन आएंगे आगे, एक दुर्गा बाई आ गई, और एक आएगी दक्षियाणी, दक्षियाणी, और दक्षियाणी क्या थी, दलित थी, ये दलित थी। और 11वीं जो थी वो थी जो था एक अमू था, सॉरी अमू स्वामीनाथन, अमू स्वामीनाथन। जो दुर्गाबाई और दक्षियाणी का जो क्या नाम है वो पति था, वो कहाँ का था, वो भी मद्रास का ही था, वो भी मद्रास का ही था। तो तीनों मद्रासी हो गए, दुर्गाबाई का और दक्षियाणी का जो स्वामी था वो कहाँ का था, मद्रास का था, तीनों मद्रास के थे। एक है मालती चौधरी, मालती चौधरी, ये भी मैंने बताया था उड़ीसा की, कि इसकी जो बाल्टी है वो उड़ गई, बाल्टी उड़ गई, मालती चौधरी की बाल्टी जो है उड़ गई। जो तेरहवीं थी वो रेणुका राय थी, रेणुका राय कहाँ पे मिलेगी आपको, वो वेस्ट बंगाल में मिलेगी। और लीला रॉय भी देखो, रॉय जितने भी हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, वो सारे बंगाल के मिलेंगे आपको, वेस्ट बंगाल के रेणुका रॉय और लीला रॉय, रॉय कहाँ पे के, रो बंगाल के। ये भाई एनी मैस्करीन, एनी मैस्करीन, एमएएस मैस्करीन। तो एनी मैस्करीन कहाँ की है, त्रावणकोर की, ये रखना त्रावणकोर। उसके बाद जो कमेटी कर लेते हैं, उसके बाद कमेटी में क्या था, कमेटी थी हमारी वो थी 22 थी, 22 में से 14 जो सॉरी 8 तो थी, वो तो इंपॉर्टेंट थी, और 14 सॉरी ऐसे कर लो 8 जो बिग थी, और जो 14 थी वो स्मॉल थी। जो अब 8 पहले देख लेते हैं कौन सी थी जो बिग थी। एक थी यूनियन यूनियन पावर कमेटी थी, यूनियन पावर, और फेडरल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, और रूल्स एंड सॉरी रूल्स नहीं कमेटी कमेटी रिलेटिंग टू स्टेट्स। ये सारे देखो किसकी, पंडित नेहरू की हैं, पीटी नेहरू कर लो। जो यूनियन में जो पावर की आदमी थी, यूनियन पावर की आती, पंडित नेहरू की आती, और क्या नाम है जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल का मतलब यूनियन, यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन किसके आदमी होगा, पंडित नेहरू के आदमी होगा। और जो स्टेट्स आपको पता होगा कि उन्होंने मतलब ये स्टेट्स में गए थे कई बार, तो शायद जबलपुर में या फिर उसमें गए थे, उन्होंने अपना भाषण दिया था कि भाई जो उनकी स्टेट को समर्पण करना होगा इंडिया में, इन्होंने ये कहा था 1946 से पहले ही। क्या नाम है स्टेट की वो दे दी, क्या नाम है। उसके बाद जैसे अब स्टीयरिंग कमेटी है, स्टीयरिंग देखो आप ही बताओ, स्टीयरिंग किसके आदमी होगा, जो सभा चल रही है, सभा चल रही है, स्टीयरिंग किसके आदमी था, राजेंद्र प्रसाद के आदमी होगा, क्योंकि वही जो है क्या चेयरमैन है असेंबली के, तो उनके आदमी होगा। और जो रूल्स क्या है, देखो रूल्स भी वही चलाएंगे, रूल्स एंड प्रोसीजर, ये तो स्पीकर ही चलाता है बस, वही तो है। फिर स्पीकर कौन है, राजेंद्र प्रसाद, वही स्टीयरिंग संभाले हुए असेंबली का। उसके बाद जो वल्लभ भाई जो पटेल थे वो किसके लिए थे, फंडामेंटल राइट के लिए थे, कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड क्या नाम है, माइनॉरिटी के मैटर, और इनके फंडामेंटल राइट के लिए कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे, वी पटेल, सरदार वी पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरी जो थी वो थी देखो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, वो था जो था पहले था वो था यूनियन सॉरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए था, किसके आदमी था, पंडित नेहरू। प्रोविंशियल वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदमी। एक और थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, हमने कर ली थी ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर कर लिए थे। तो ये थी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, क्या नाम है ये अम्बेडकर की आदमी थी, अम्बेडकर का चेयरमैन था। अब जो कुछ बची हैं जो वो भी कर लेते हैं। जैसे अब जो फ्लैग देखो, फ्लैग कौन फहराएगा, फ्लैग कमेटी, फ्लैग कौन फहराएगा, क्या नाम, राजेंद्र प्रसाद फहराएंगे, तो राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। और जो देखो अब ये प्रेसिडेंट की उपाधि है, मतलब ये वो उनसे ऊपर बैठे हुए हैं, चेयरमैन है, तो ये क्या करेंगे, ये नेगोशिएट भी करेंगे, स्टेट के साथ नेगोशिएट करेंगे, नेगोशिएटिंग विद स्टेट कमेटी। तो मैं ऐसे कर लो, कमेटी ऑफ नेगोशिएटिंग विद स्टेट, ये भी राजेंद्र प्रसाद के हाथ में है। और कमेटी ऑफ नेगोशिएटिंग विद सॉरी नेगोशिएटिंग नहीं, ऐसे कर लो, प्रिंसली स्टेट एग्रीमेंट, कमेटी ऑफ प्रिंसली स्टेट एग्रीमेंट, यानी कि देखो नेगोशिएट करना स्टेट के, वो भी राजेंद्र प्रसाद करेंगे, प्रिंस के साथ जो एग्रीमेंट करना वो भी कौन करेगा, राजेंद्र प्रसाद करेंगे। उसके बाद जो था देखो ऑर्डर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कौन करेगा, ऑर्डर ऐसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ये किसके हाथ में थी, मुंशी के हाथ में, केएम मुंशी। मुंशी क्या संभालता है, मुंशी क्या संभालेगा, बिजनेस को संभालेगा, ये बात बिल्कुल फिट बैठ गई। और अब जो देखो एक फंडामेंटल जो सब कमेटी थी, फंडामेंटल राइट की सब कमेटी है ये, क्योंकि फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी तो वल्लभ भाई पटेल हो गए थे चेयरमैन, लेकिन ये सब कमेटी है, सब कमेटी है, छोटी कमेटी है, किस पर इसकी अब जो भी कृपा होगी, कौन का कृपा करेगा इस पर, जेबी कृपलानी की फंडामेंटल राइट पर कृपा होगी। माइनॉरिटी पर मुखर्जी क्या करेंगे, एच सी मुखर्जी। माइनॉरिटी पर कौन मुकर जाएगा, मुकर जाएंगे माइनॉरिटी पर, ये भी वही माइनॉरिटी सब कमेटी है ये, मतलब ये उनके वो बनाई गई थी कि भाई उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम आसान हो सके। उसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी, ये किसको दी गई, ये किसको दी गई, ये एस वर्धाचार्य को दी गई, वर्धाचार्य को, यानी कि आचार विचार आपको यदि सुप्रीम कोर्ट में जाना तो कैसे आचार विचार को आना चाहिए, आपका जो व्यवहार है वर्धाचार्य, यानी आपका जो व्यवहार वो ठीक होना चाहिए, ऐसे इसको याद करना है। जो कमेटी ऑफ फंक्शन, हाँ ऐसे कर लो, हाँ कमेटी ऑन ये कमेटी ऑन फंक्शन, कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
ये था जीवी मावलाकर, यानी कि जो मावलाकर थे वो मावा खाकर क्या करते थे, फंक्शन करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है फंक्शन करते थे मावलाकर। और क्या नाम है हाउस कमेटी। उसके बाद हाउस कमेटी किसके कौन का मतलब कि बी पटाभी सीता रमैया, मतलब कि सीता के क्या थे, सीता के जो सीता के पिता थे वो क्या थे, वही हाउस को संभालते थे। सीता के पति क्या करते थे, पता भी यानी सीता के जो पिता थे वो क्या करते थे, वही हाउस को संभालते थे, हाउस कमेटी। और अब एक आ गई बस क्रेडेंशियल कमेटी। ये थी क्रेडेंशियल कमेटी को आपको याद रखना, अलादी कृष्णमाचारी अय्यर, यानी कि अय्यर को सिर्फ एक दी गई क्रेडेंशियल कमेटी। ये हमारा पूरा हो गया यहाँ पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स हैं उनके बारे में स्टार्ट करेंगे। जो ब्रिटिश से पहले देख लेते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, तो उससे हमने देखो पार्लियामेंट लिया, तो पार्लियामेंट है। उसके बाद ये बाइकैमरल जितने भी हैं, मतलब कि दो वो हैं हाउस हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होगी। हमारा जैसे 6 स्टेट हमारे क्या नाम है जिसकी मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें काउंसिल है, तो 6 स्टेट हैं, यूपी बिहार है, उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। उसके बाद ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी हमने ब्रिटिश से ली है। फॉर्मल हेड भी लिया है और रियल हेड भी। उसके बाद सिंगल जुडिशियल सिस्टम भी उसी से लिया है। और लॉ मेकिंग प्रोसेस हो गई, लॉ मेकिंग प्रोसेस, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज टू एमपी एमएलए, एमपी हो गया, ये एमपी है, एमपी एमएलए और एमएलसी। उसके बाद स्पीकर हो गया किसका, लेजिस्लेचर का स्पीकर हो गया। और प्रोसीजर हो गया किसका, प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जो पहले जीतेगा वही फर्स्ट वही मतलब जीत जाएगा। ये भी हमने उससे लिया। तो एक मिनट देखो इसको, जितनी चीजें पार्लियामेंट से संबंधित चीजें हैं सारी हमने वहीं से लिया है। पार्लियामेंट हो गया, फिर उसकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, फॉर्मल हेड, रियल हेड जो है, सिंगल जुडिशियल सिस्टम, ये चीजें रखनी, सिंगल जुडिशियल सिस्टम ने वहीं से लिया। लॉ मेकिंग प्रोसेस ये तो निपटा, रूल ऑफ लॉ भी, और सिंगल सिटीजनशिप। अब ये देखो फिर आगे प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी, एमएलए एमएलसी भी उसी का, स्पीकर भी वहीं से है। और प्रोसीजर भी पार्लियामेंट का लेंगे, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, ये भी लोकसभा से रिलेटेड, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड होगा ये भी। उसके बाद जैसे आयरलैंड से थोड़ी बहुत चीजें ली हैं, आयरलैंड से हमने ली है। जैसे एक तो डीटीएसपी एरिया जो पता है, और दूसरा हमने ले लिया कि नॉमिनेशन होगा, तो 12 मेंबर नॉमिनेशन, 12 मेंबर राज्यसभा में, वो ले लिया। और इलेक्टोरल कॉलेज इसका एंड मेथड, और प्रेसिडेंट का जो मेथड होगा, इसका प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी मेथड होगा उसके इलेक्शन का, वो भी हमने यहीं से लिया है। अब चलते हैं यूएसए पर। तीन चीजें ली, और यूएसए से हमने काफी कुछ लिया। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट, मैग्ना कार्टा, और प्रीएम्बल का आईडिया हमने वहीं से लिया, प्रीएम्बल। तीसरी बात जो प्रोसीजर होगा किसका, इलेक्शन चुनने का, तो इसका जो हटाने का इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट, वो हमने यहीं से लिया है। प्रोसीजर लिख देता हूँ, प्रोसीजर मतलब वही चीज़ है। प्रोसीजर क्या नाम है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि और क्या जुडिशियल रिव्यू, ये भी हमने वहीं से लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिख देता हूँ यहाँ पे। और अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा किससे क्या लिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक वो भी हमने वहीं से लिया है। जो मतलब पब्लिक से ज़्यादा जो रिलेटेड वर्क होंगे वो सारे हमने वहीं से लिया है। और ये जो प्रोसीजर है, क्योंकि एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज, देखो चाहे जज हो या सुप्रीम कोर्ट हो या फिर क्या प्रेसिडेंट हो, वो हमने इससे वहीं का ले लिया। और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने वहीं से ले ली। और फाइनेंशियल इमरजेंसी वो भी यहीं से लिया है, कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो सकती है। उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमें पता ही है, ये भी वहीं से लेंगे हम। और रेटिफिकेशन, हाँ ये भी आसान है, रेटिफिकेशन बाई स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, तो ये भी हमें से लिया। क्या नाम है, देखो जो मेन चीज़ें हैं, जैसे फंडामेंटल राइट होगा, प्रेम्बल वहीं से है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी ली थी, ये तो इससे लिया, लेकिन सिंगल जुडिशियल सिस्टम था वो हमने लिया था इंग्लैंड से। उसके बाद पीआईएल प्रोसीजर इसका दोनों होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज का, प्रेसिडेंट का, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वहीं से है। इमरजेंसी ले लिया, जो लिया, और रेटिफिकेशन ले लिया बाई स्टेट। उसके बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। अब तो थोड़ा सा रहेगा ज़्यादा अंतर है ऑस्ट्रेलिया में क्या है, देखो एक तो लैंग्वेज लेंगे, लैंग्वेज प्रीएम्बल। उसके बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट भी वहीं से लेंगे। और एक जॉइंट सीटिंग शायद वहीं से लेंगे, हाँ जॉइंट सीटिंग हो गया। और सेंटर और स्टेट के रिलेशन लिख देता हूँ, सेंटर स्टेट रिलेशन में आपका ट्रेड भी आएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स। और जॉइंट सीटिंग। अब चलते हैं कनाडा में। चलेंगे, देखो अब कनाडा में एक तो फेडरल सिस्टम लेंगे, फेडरल। और गवर्नमेंट बिल, प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, जो मतलब ये क्या नाम से गवर्नर है ना, वो क्या करता है, बिल को कंसिडरेशन के लिए रखता है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वो भी हमने ये लिया कनाडा से। उसके बाद स्ट्रॉन्ग जो सेंटर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी आसानी है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर उसी का है कनाडा का। और रेजिड्यूरी पावर, प्रिंसिपल ऑफ रेजिड्यूरी पावर, कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ले ली, रेजिड्यूरी पावर कहाँ से लेंगे, ये लेंगे कनाडा से। अब गवर्नर का अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये वहीं से लेंगे, बाई सेंटर ले लेता हूँ, बाई सेंटर। उसके बाद जैसे अब एक है एडवाइजरी जुरिडिक्शन बाय सुप्रीम कोर्ट, ये तो एक अलग चीज़ है, एडवाइजरी एडजुडिकेशन, ये भी वहीं चलेंगे। थोड़ा सा देखो फेडरल सिस्टम हो गया, फेडरल सिस्टम कहाँ पे, उसमें कनाडा में ही है। अब स्ट्रॉन्ग सेंटर भी वहीं पे, गवर्नर जो बिल रखा है, देखो गवर्नर की पोस्ट जो है वो तो 1935 से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और क्या नाम है, लेकिन जो गवर्नर जो बिल को प्रेसिडेंट के लिए रखेगा, ये हमने वहीं से। और क्या नाम है, अपॉइंटमेंट कौन रखता है, गवर्नर का सेंटर, ये भी वहीं से लिया। अब चलते हैं जापान में। जापान से चीज़ है वो है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, फ्रॉम क्या नाम है, साउथ अफ्रीका से देख लेते हैं एक बार। साउथ अफ्रीका से दो तीन चीज़ें लेंगे हम। एक तो लेंगे कि मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ
एक चीज़ देखो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक हमने पीछे वो किया था कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करेंगे तो उसमें रेटिफिकेशन होगा स्टेट का, वो चीज़ जो थी अमेंडमेंट के अंदर एक खास चीज़ थी वो ली हमने यूएसए से। लेकिन ये सारा मेथड है, ये मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, वो था मेथड ऑफ अमेंडमेंट व्हेन द स्टेट नेसेसरी, जब स्टेट का रेटिफिकेशन होगा। अब इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये तो यहाँ से ले लिया और क्या नाम है शायद इलेक्शन, हाँ क्या नाम है ये सिंगल, ये तो होगा इससे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा। और क्या नाम है जो इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा हमने कहाँ से लिया था ब्रिटिश से, वो था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसी से है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से है। और क्या नाम है उससे इसका इलेक्शन होता है। अब रशिया तो आसानी है, रशिया को फंडामेंटल ड्यूटी लेंगे तो सभी को पता है फंडामेंटल ड्यूटीज। और दूसरी ये चीज़ लेंगे कि जो जुडिशियल जस्टिस है इसमें प्रीएम्बल में जैसे कौन से हैं लिख देता हूँ प्रीएम्बल में। एक तो है सोशल, एक है इकोनॉमिक और एक पॉलिटिकल, तो ये हमने वहीं से लिए हैं। और तीसरी जो चीज़ ली है 5 ईयर प्लान जो थे शुरुआत में चले थे वो हमने रशिया से लिए थे, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं लेकिन चलो ले लिया तो ले लिया। अब फ्रांस से लेते हैं, फ्रांस में एक को लेंगे, फ्रांस से हम लिबर्टी, पहले तो ले लेते हैं रिपब्लिकन सिस्टम जो है वो हमने वहीं से लिया है। उसके बाद ये जैसे प्रिंसिपल थे लिबर्टी लिबर्टी का था, इक्वालिटी का था एंड फ्रेटर्निटी का, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने वहीं से लिया है। अब जर्मनी से एक चीज़ ली है, वो थी एमरजेंसी प्रोविजन। ये आसान ही है क्योंकि एमरजेंसी प्रोविजन में एमरजेंसी प्रोविजन को लगाकर ये हिटलर ने वो किया था, यूज स्टार्ट किया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने बहुत कुछ लिया है। अबाउट लगभग क्या नाम है 250 आर्टिकल सेम वे में लिए हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं सेम वे में। 395 में से 395 में से 250 आर्टिकल हमने सेम वे में लिए, लगभग थोड़ा बहुत चेंज किया हमने। और क्या नाम है ये जो है इसने मोस्ट कंट्रीब्यूशन किया है, ये चीज़ याद रखना है, मोस्ट कंट्रीब्यूशन इसी हो जाएगा। क्या नाम है मेन सोर्स भी ये हो जाएगा, मेन सोर्स ये हो जाएगा क्योंकि 250 आर्टिकल हमने लिए। और क्या नाम है उसके बाद जैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, देखो कहीं जुडिशरी में भी चीज़ आ गई हमारी। एक तो देखो सिंगल जुडिशियल सिस्टम लिया हमने, वो लिया था ब्रिटिश से, और यहाँ पे भी वही ये कह रहा है कि क्या नाम है ये चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, तो ये चीज़ याद रखनी है, वो सिंगल जुडिशियल सिस्टम था। और ये हायरार्की ऑफ वो है, तो इसमें कंफ्यूजन मुझे, बस ये चीज़ याद रखना स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी लिया वो इससे लिया, वो लिया हमने सिंगल जुडिशियल सिस्टम ब्रिटिश से। अगर मेन उसके उस पर जाएंगे तो बात वही लगाएगी यही है, मतलब कि हाई सुप्रीम कोर्ट ऊपर सबसे, हाई कोर्ट नीचे, फिर सुबॉर्डिनेट कोर्ट है, दोनों बातों में वही जाएंगे। और क्या नाम है अब देखो पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे इसमें आ गए सारे, पब्लिक सर्विस कमीशन तो वही चलेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद टेन्योर ऑफ गवर्नर, और गवर्नर की पोस्ट कहाँ से ली हमने, वो लिया पोस्ट तो वहीं से ली, लेकिन अपॉइंटमेंट तो कनाडा था। और गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन बिल वो रखेगा, तो वो भी कनाडा से लिया। और टेन्योर हमने यहाँ से, और एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल जितनी सारी वो हमने यहीं से उठा ली सारी। ये तो थी वो 10 देश इसमें लिया था, एक है 11वां देश, ये 12 है इन चीज़ों से, क्योंकि बाद में लिया गया 2013 में स्वीडन से हमने लोकायुक्त और लोकायुक्त और लोकपाल, ये 2 चीज़ें ली हैं। लेकिन ये 11वां देश है, ये 12 ये 2013-14 में 13 में आ गया, तो ये थी चीज़ें। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट शेड्यूल कह रहा है कि नेम बाउंड्री और जुरिडिक्शन के बारे में बात कर रहा है, किस मतलब कि जो भी हमारा जो यूनियन होगा उसका नेम क्या है, बाउंड्री क्या है, जुरिडिक्शन क्या है। तो और इसमें जो है 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट और प्लस 8 यूटी, ये जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल में क्या कह रहा है, वो सेकंड शेड्यूल में उसने बात की थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज उनकी जो सैलरी है, अलाउंसेज है और पेंशन है, तो ये किन को मिलेंगी, ये मैंने आपको 4 पेयर बताए थे। पहला पेयर याद कर लो प्रेसिडेंट का और गवर्नर का, ये तो एक पेयर हो गया। दूसरे पेयर में याद कर लो उसको जज किसके, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। तीसरे पेयर में उसको कर लो लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर, देखो इसके स्पीकर हुआ तो इसका स्पीकर हुआ इसका, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और इसका होगा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली का उसमें क्या होगा, उसमें भी स्पीकर होगा जो स्टेट में होगा, डिप्टी स्पीकर होगा। और जिनमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो उसमें क्या होगा, चेयरमैन होगा और डिप्टी चेयरमैन होगा। तो इनकी बात करता है। और एक चीज़ हो रही वो हो गया टैग, तो इनकी अलाउंसेस सैलरी और पेंशन वो डिफाइन करता है। जो थर्ड शेड्यूल जो है वो की बात करता है, वो तीन की होगी। देखो सबसे पहले होगी एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों स्टेट की हैं। ऊपर वो पार्लियामेंट होगी। और मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट की दोनों होना चाहिए, यूनियन एंड स्टेट। और पीएम हो गया और सीएम हो गया। और जज हो गए, जज तो मैंने आपको बताया था, जज किसके, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। अच्छा एक हो गया इसमें कैग, तो ये हो गया। और जो अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी, जो इसमें प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट और गवर्नर, सॉरी हाँ गवर्नर होगा, प्रेसिडेंट गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट, ये नहीं है इसके अंदर, ये याद रखना। ये किसके अंदर आर्टिकल 60 के अंदर होता है, ये 69 के अंदर, और ये भी 159 के अंदर, इनकी होता डिस्क्रिमिनेशन है। और जो फोर्थ शेड्यूल करता है अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इसमें राज्यसभा में उनका बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये जो सेंसस यूज करते हैं वो सेंसस 1971 वाला यूज करते हैं। और जो हमारे 28 स्टेट हैं इसमें जो अलॉट करेंगे, और 3 यूटी कौन सी, एक दिल्ली हो गई, एक हो गई पुडुचेरी और एक जम्मू एंड कश्मीर। इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी इनमें उनका भी राज्यसभा में होता है। क्या नाम है जो फिफ्थ में क्या है कि प्रोविजन ऑफ किसके, एडमिनिस्ट्रेशन के एंड कंट्रोल के, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किसका, एससी और एसटी एरिया का। जो सिक्स्थ है उसमें भी है प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, लेकिन किसका, फोर स्टेट के यूटी का, फोर स्टेट के शेड्यूल ट्राइब का। फोर स्टेट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स कौन से हैं, ये एक है असम, पहले तो असम है, और मेघालय है, तीसरा है मिजोरम होगा शायद, मिजोरम है, और त्रिपुरा है। अब इनमें जो है ये क्या बना सकते हैं, एडीसी अपनी एडीसी बना सकते हैं। जो 4 स्टेट है ये एडीसी होती है, ये होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जो अब जो ये टोटल 10 हैं तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, और 3 इसमें, 1 इसमें है। इसमें कौन सी है, इसमें है बोडो, बड़ी दी में इसमें दीमा, हिंदी में लिख लो दीमा, और क्या नाम है कारबा। जो तुम जो है असम के लोग जो है बड़ी दी में कारबा काम करते हैं, मतलब। और मिजोरम में बताया गारो खासी जयंती, ये वहाँ की माउंटेन हिल्स भी हैं, जयंतियाँ। और मिजोरम को याद रखना चकमा लाई मारा,
उसने तो चकमा ऐसा दिया कि मैं तो लाई मारा, मतलब मारी गई। और त्रिपुरा का त्रिपुरी है, त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। और जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये इनको क्या होता है, ये स्टेट क्या नाम ट्राइब बनाया जाता है, उनको अधिकार होता है किस पर, एग्रीकल्चर पर, उनका वो क्या नाम है, फॉरेस्ट पर, जो लैंड हो गई, और पुलिस, ये चार जो उनके अंडर में होते हैं। अब जो 7th जो हमारा शेड्यूल है, वो क्या करता है, पावर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर स्टेट यूनियन। और उसमें तो यूनियन लिस्ट में क्या था कि जो ओरिजिनल थे वो 1997 थे, अब जो है 100 हो गए हैं। और स्टेट में कितने थे, 66 थे, 66 से ये 61 हो गए हैं, क्योंकि स्टेट की पावर बढ़ गई है, उसके जो है उसने ले लिया यूनियन ने। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने थे, 47 थे, 47 से ये भी 52 हो गए, क्योंकि यूनियन उसकी तरफ चला गया। और क्या नाम है, जो 8th शेड्यूल में क्या था, 8th शेड्यूल में हमारी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज को याद कर लो। देखो लैंग्वेज जो थी वो थी हमारी 22 थी, 22 में से 14 वो इधर है और 8 इधर। 14 इसलिए क्यों है, देखो 14 ओरिजिनल है, 8 जो मैंने बाद में ऐड की है, तो इनको याद कर लेना। देखो मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखो पहले है कश्मीरी, कश्मीरी, फिर है पंजाबी, यहाँ से है गुजराती, मराठी, मलयालम, मलयालम, और यहाँ पे है तेलुगु, नहीं सॉरी कन्नड़, यहाँ पे कन्नड़ और तेलुगु और तमिल। इधर है ओडिसी, और यहाँ पे है बंगाली। एक और रह गई वो असम, असम की। ये तो है वो जो स्टेट की हैं। अब जो हिंदी हो गया, और उर्दू हो गया, और संस्कृत हो गया। इसके अलावा हमने जो है ऐड कौन सी करी है, वो देखो ऐड जो करी हमने 21st ये किया हमने, ये 1965 को शायद 67 को सिंधी हमने ऐड की, सिंधी। उसके बाद हमने तीनों ऐड करी थी, वो की थी 92nd अमेंडमेंट, सॉरी 71 CC 1992 में। तो ये थी हमारी मणिपुरी, सॉरी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कैसे याद करनी है बताऊंगा वो भी। और 71st हो गया, उसके बाद 92nd CAA 2003। इसमें था संथाल, संथाल, डोगरी, मैथिली, मैथिली और बोडो। तो कैसे याद करोगे, देखो सिंधी तो मैं याद रहेगा, सिंधी तो है 21st और 1967 जो ये है पंचायत से पहले ऐड की थी। बस याद ऐसे करना, पंचायत वाला जो अमेंडमेंट सबसे पहले। कैसे याद करोगे, देखो नेपाली जो है, नेपाल का व्यक्ति जो मणि को पानी के लिए कहाँ गया, कंपनी की तरफ गया। नेपाल का आदमी मणि को पानी के लिए कंपनी की तरफ गया। और संथाल के जो लोग हैं वो थाली लेकर अपने डॉग को मैथ सिखाते हैं बड़ी आराम से। संथाल के जो लोग हैं वो थाली लेकर बड़ी आराम से मैथ सिखाते हैं अपने डॉग को बड़ी आराम से। अब जो होते हैं 9th शेड्यूल पे, 9th जो शेड्यूल था वो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। इससे पहले एक चीज याद करो, एक चीज कर लो ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज भी हमारी कितनी है, 11 है। देखो सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज का जो कैटेगरी है, वो मतलब कहीं का जो लिखा जो होना चाहिए वो ऐसा कुछ है। देखो सबसे पहले तमिल, तमिल थी 2004 में, उसके बाद आई संस्कृत 2005 में। उसके बाद नीचे वाली आई जो जैसे कन्नड़ है, कन्नड़ तेलुगु है, तेलुगु और कन्नड़ आई। उसके बाद तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, क्योंकि तमिल तो आ गई है, अब बच गई मलयालम, मलयालम आई है। मलयालम कब आएगी, 2013 में आएगी। मलयालम के बाद बताओ कौन सी आ सकती है, मलयालम के बाद आएगी उड़िया 2014 में। और जो बच गई देखो सारी वो आएंगी 2024 में। एक तो मराठी है, एक बंगाली है, और कौन सी आ सकती है, प्राकृत, प्राकृत है, और एक है पाली, एक असमिया। तो ये चीज़ है, ये सारी कब की थी, 2024 में अमेंडमेंट के द्वारा। अब जो 9th शेड्यूल था हमारा, 9th शेड्यूल में क्या है, ये ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में। इसमें क्या था, लैंड फॉर्म किए थे हमने, और लैंड फॉर्म किए थे, अबोलिशन किया था जमींदारी को, अबोलिशन ऑफ जमींदारी। तो इसमें था कि मतलब कि अबोलिशन जमींदारी हो गया था, क्या नाम है लेकिन जो 1973 के बाद जो है इसमें था केस संबंधी भारतीय केस। ये था। इसके बाद जितने भी जो है 9th शेड्यूल में जितने भी कानून होंगे वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया। उसके बाद 10th शेड्यूल में क्या था, 10th शेड्यूल किया ऐड किया गया था 52 अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में। ये क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ था, यानी कि कोई भी अपनी पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता एंटी डिफेक्शन लॉ, और जाएगा तो कुछ कंडीशन पर जाएगा, ऐसे नहीं। मतलब कि 11th में मैं क्या था 73rd अमेंडमेंट, ये 1992 में किया था, और ये एग्जीक्यूट वाला कब 1993 में। इसमें जो था हमने 11th शेड्यूल डाला, 29 अमेंडमेंट डाले किसके लिए, पंचायत के लिए। उसके बाद 12th शेड्यूल डाला, 12th था 74 को 1992 में, तो ये भी एग्जीक्यूट हुआ, ये भी 1993 में एग्जीक्यूट हुआ। और इसमें हमने 18 अमेंडमेंट डाले किसके, म्यूनिसिपैलिटी के। तो ये हमने कर लिए सारे। एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं कि देखो पहला आर्टिकल था, आर्टिकल फर्स्ट में क्या था, आर्टिकल फर्स्ट में आई आपकी यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 1 से, आर्टिकल 1 से 4 तक। एक मिनट, आर्टिकल 1 से, और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड में आएगा आर्टिकल 5 से 11 तक आएगा सिटीजनशिप। अब जो हमारा मतलब कि यूनियन हो गया, उसके सिटीजन होगी। फिर उसके जो थर्ड में आएगा फंडामेंटल राइट आएंगे 12 से 35 आएंगे। फिर फोर्थ में क्या आएगा 36 से 51 तक डीपीएसपी आएगा, डीपीएसपी। उसके बाद 5 में क्या आएगा, 5 में आएगा 51 ए आएगा, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज आएगा। फिर 6 में क्या आएगा, देखो अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो गई 6 में, सॉरी 6 नहीं आएगा, 4 ही है, 4 ए है, ये भी 4 ही है, 4 ए का इसको। अब 5 में क्या आएगा, देखो अब आएगा यूनियन। सो अब जो है यूनियन यहाँ तक तो याद ही हो जाता है लगभग। अब देखो यहाँ पे आगे ठीक है यूनियन, यूनियन के बाद अब यूनियन चलेगा 51 से खत्म है, तो 52 से 151, 52 से 151। अब 6 का जो पार्ट होगा देखो यूनियन आ गया, जो है यूनियन गवर्नमेंट आ गया, यूनियन गवर्नमेंट ये। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट कब कब कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 152 से 237 तक चलेगी। अब जो 7th पार्ट है, 7th में आएगा देखो स्टेट गवर्नमेंट आ गई, यूनियन गवर्नमेंट आ गई, कौन सी आएगी, यूटी आएगा। उसके बाद यूटी आएगा, क्योंकि दोनों आगे यूटी आएगी, यूटी तो यूटी 237 से 7 तो हमने क्या कर दिया, 7 तो हटा दिया था, 7 तो है ही नहीं, ये आएगा 8 में। 7 तो हमने रिमूव कर दिया। अब ये 239 से 242 तक, 242 तक ये 7 हमने रिमूव कर दिया था पार्ट में। अब 9th है, जो 9th में देखो अब यूनियन गवर्नमेंट आएगा, स्टेट गवर्नमेंट आएगा, यूटी भी आ गया। अब क्या आएगा, पंचायत आएगा, पंचायत आएगा। तो उसके मतलब हम जो ऊपर से नीचे चल रहे हैं, पहले स्टेट यूनियन गवर्नमेंट आई, स्टेट गवर्नमेंट आई, फिर यूटी आएगा, पंचायत आएगी, पंचायत आ गई 253 से 253 ओ तक है, ये कैपिटल है। अब इसी का आगे जो ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या आएगा, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज आएगा, म्यूनिसिपैलिटीज उसमें 2 ओ है, तो अब ओ से आगे जब पी आ जाएगा, पी से 243 जेड जी, जेड जी आपको याद रखना, जेड जी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा, वो 243 जेड एच से जेड टी एंड 243 जेड टी, बस ये याद रखना आपको कुछ नहीं। अब ये 9th पार्ट हो गया, देखो पंचायत भी आ गई। अब क्या बच गया, उसके बाद बच गए ट्राइब्स, हमारे जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल एरिया, जो ट्राइबल एरिया वो बच गए, शेड्यूल एरिया का लोग, शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया बचेंगे। हम जो ऊपर से नीचे चल रहे हैं, जो पार्ट 6 से पार्ट 10 तक। अब शेड्यूल एरिया कहाँ से बात होंगे, 244 से 244 ए तक।
अब 11 में क्या है, यहाँ तक ये सब जो है सारे सारे जो पार्ट है ऊपर से छोटे तक उन्हें सारे खंगाल लिए, पार्ट 6 से पार्ट 10 तक। अब उसके रिलेशन आएंगे सेंटर के, यूनियन और सॉरी स्टेट, सेंटर और स्टेट का क्या आएगा, सेंटर स्टेट के रिलेशन आएंगे, वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 245 से 263 तक। अब सेंटर और स्टेट के रिलेशन हो गए, रिलेशन हो गए तो उनमें क्या होगी, उनमें फाइनेंसिस भी होंगी, फाइनेंशियल भी प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब वो 264 से 300 ए तक चलेगी। सेंटर स्टेट के रिलेशन आगे उनमें जो फाइनेंस प्रॉपर्टीज होगी, अब उनमें जो है ट्रेड होगा, सेंटर स्टेट में क्या होगा, ट्रेड होगा, वो 301 से 307 तक चलेगा। अब 14 में ट्रेड हो गया तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो मतलब सर्विसेज होंगी, ट्रेड आप करवा रहे हो सेंटर स्टेट के बीच में, तो कोई ना कोई उस पर देख करने वाला होगा, तो सर्विसेज आएंगी इसमें। 14 पार्ट में सर्विसेज कहाँ से कहाँ होंगी, 08 से 23 तक सर्विसेज आगे, सर्विसेज आने के बाद क्या होगा, अब सर्विसेज आगे तो अब जो है ट्राइब्यूनल भी होगा, ट्राइब्यूनल मतलब ट्राइब्यूनल यहाँ पे नहीं होगा, ट्राइब्यूनल इसी का पार्ट है ट्राइब्यूनल। सर्विसेज आ गई, लेकिन सर्विसेज जो अब जो है ना संभला तो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन नहीं संभले तो किससे होगा, अब ट्राइब्यूनल से होगा, ट्राइब्यूनल आएंगे उसके बाद सेंट्रल स्टेट की, क्योंकि रिलेशन नहीं है, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में ट्राइब्यूनल आएंगी, पहले फाइनेंशियल प्रॉपर्टी होगा सेंट्रल स्टेट का, फिर ट्रेड हुआ, ट्रेड को संभालने की सर्विसेज आएंगी, सर्विसेज संभालने के लिए कौन है, ट्राइब्यूनल आएगा 2 3 ए से 2 3 बी तक, ये 14 पार्ट था। अब 15 में क्या होगा, 15 में इलेक्शन आएंगे, ये पार्ट खत्म हो गया, दो पार्ट खत्म हो गए, इलेक्शन आएगा। इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन चलेगा 223 खत्म हो गया, 224 से 224 से 299 ए तक इलेक्शन चलेंगे। अब 16 में क्या होगा, इलेक्शन हो गया, 18 का तो हमें पता है, 18 में क्या होगा, 18 में 18 का 17 बताओ, 17 में क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज आएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें ये 30 से 41 तक चलेगा शायद, 42 तक जो 16 पार्ट है ये है मतलब स्पेशल प्रोविजन किसके लिए, एसटी। देखो हाँ, अब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद स्पेशल प्रोविजन होंगे एससी एसटी के लिए, एसटी के लिए खासकर स्पेशल प्रोविजन किसके लिए, एसटी के लिए, वो 130 से 342 तक होगा। अब ऑफिशियल लैंग्वेज आएगी, मतलब कीवर्ड लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी 343 से 351 तक। अब आएगा इमरजेंसी, इमरजेंसी आएगी 352 से 360। 19 पार्ट में मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर के वो आएंगी कि भाई इनको स्पेशल राइट है, 361 से 367। और अब जो 20 पार्ट में अमेंडमेंट आएगा, अमेंडमेंट कर सकते हैं हम, 368 हो गया। अब 21 में क्या आएगा, 369 से ये चलेगा 392 तक, और 392 तक चलेगा। इसमें क्या आएगा, जैसे इसमें टेम्परेरी हो गया, ट्रांजिशनल हो गया, ट्रांजिशनल या फिर स्पेशल प्रोविजन ये आएंगे इसमें। 22 में क्या आएगा, 22 में आएगा बस 293 से 295 तक, 393 से 395 तक। और इसमें चलेगा शॉर्ट नेम एंड कमेंसमेंट, शॉर्ट नेम हो गया या फिर कमेंसमेंट हो गया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो 395 आर्टिकल थे, अब जो है 470 प्लस है या फिर 448 है, कोई जगह कर देना। तो ये है, तो इसमें रिवीजन क्या देखो क्या है, रिवीजन एक तो ये है कि 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 1946 को हमने वो किया था, इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद जो है 22 जनवरी को 1947 को क्या नाम है पास कर लिया। लैंग्वेज लैंग्वेज ने लिया इसकी ऑस्ट्रेलिया से, और लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से लिया, आइडिया में यूएसए से लिया है, इसका सारा प्रीएम्बल का। और वो आपको याद रखना कि भाई जो है उसके बाद ये तो याद रहेंगे सारे सारे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि किसने कहा था, अड़कर, गजेंद्र अड़कर ने। और हॉरोस्कोप किसने कहा, हॉरोस्कोप कहा था मुंशी ने, हॉरोस्कोप मुंशी ने कहा था। पालकी वाले ने क्या कहा था, इंट्रोडक्टरी लेटर, इंट्रोडक्टरी लेटर किसने कहा था, पालकी वाले मतलब पालकी इंट्रोडक्टरी लेटर। ठाकुर दास की आत्मा थी, आत्मा किसकी थी, ठाकुर दास की, ठाकुर दास। और की नोट किसने कहा था, की नोट कहा था अर्नेस्ट एकल ने, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट वाले ने कहा था, नेक्स्ट बेकर ने। और बॉडी सोल मतलब एक ही बॉडी है, दूसरे सोल है, तो ये कश्यप वाला था, सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप। उसके बाद ये तो आगे हमने सारा कर ही लिया। बेरोबरी केस भी कर लिया, बेरोबरी केस में क्या कहा था, भाई पार्ट नहीं है, नोट पार्ट है, ये 1960 में था। उसके बाद 1967 में क्या हुआ था, 1967 में गोरखनाथ और पंजाब था, तो इसमें कहा था कि इंस्पायरेशन है लेकिन पार्ट फिर भी नहीं है, नोट पार्ट। फिर 1973 में देखो, इसमें कुछ 11 बंदे थे, इसमें 11 जज थे, इसमें थे 13 1973 केस मतलब बात की स्टेट ऑफ केरला, इसमें कहा कि पार्ट है भाई, और बेसिक पार्ट को हटा नहीं सकते। और विस्काउंट विस्काउंट ने कहा, विस्काउंट ने क्या कहा, हिंदू असेंबली है, हिंदू असेंबली है। और स्मॉल यूनियन किसने कहा, स्मॉल यूनियन किसने कहा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसमें दिखा नहीं था। और हेवन ऑफ लोयर किसने कहा था, ये कहा था किसने, जेनिक्स ने, यानी जोनी हो गया था जेनिक्स ने। तो ये सारा है। और वही चीज़ें हैं आपको, मतलब कि आप यदि एक चीज़ कर सको तो वो ये है कि आप इसको लिखना सीख लो, मतलब कि वैसे करो, वी आर द पीपल solemnly resolve to constitute a union into India into a sovereign secular sovereign socialist secular democratic republic, and give its citizen to secure and give its citizens to secure its justice। पहले आएगा जस्टिस, कौन से 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। फिर आएगा लिबर्टी ऑफ बिलीफ, सॉरी लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब आएगा फ्रेटर्निटी, सॉरी इक्वालिटी आएगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब आएगा फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इसकी ऑफ नेशन। एंड वी आर गिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 एंड गिव इनेक्ट अडोप्ट एंड गिव टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे आएगा। तो ये चीज़ है जो भी हमने किया है अभी तक। देखो सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या कह रहा था, आर्टिकल 1 क्या कह रहा था, एक मिनट। हाँ, आर्टिकल 1 में उसने कहा कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और राज्य वो अलग नहीं हो सकते, राज्य अलग नहीं हो सकते, और क्या नाम है यूटी भी अलग नहीं हो सकते। फिर आर्टिकल 2 आया, आर्टिकल 2 में क्या था, न्यू स्टेट की एंट्री और इस्टेब्लिशमेंट, किसकी, न्यू स्टेट होना चाहिए, बस ये चीज़ थी। और इसके अंतर्गत जो भी अमेंडमेंट होगा वो 368 के अंतर्गत नहीं होगा, अमेंडमेंट यहाँ पे जरूर होगा। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या की 4 बातें कही, आर्टिकल 3 में कहा था कि आप जो है बाउंड्री चेंज कर सकते हो, बाउंड्री और एरिया को रिड्यूस और इंक्रीज कर सकते हो, एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज, नेम जो चेंज कर सकते हो, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, स्टेट की बात है यहाँ पे, ना कि किसी
फॉर्मेशन कर सकते हो नया स्टेट, मतलब अपनी स्टेटमेंट स्टेट की बात है ये, और ये मतलब कि वहाँ पे दूसरी की। अब आर्टिकल 4 में सिर्फ एक बात कही, जो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 ये 368 के अंतर्गत नहीं आते, बस ये चीज़ का जो इनके अंदर अमेंडमेंट होते हैं। आर्टिकल 3 में एक और चीज़ थी, वो ये थी कि जो इसका इससे रिलेटेड जो बिल होगा वो पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसकी अनुमति के लिए प्रेसिडेंट इसको स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेगा। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर की है वो कोई नो इफेक्ट होगा उसका, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा पार्लियामेंट पर। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद जो था अ, उसके बाद हमारी जो कमेटी बनी थी, मतलब कि पहले बनी थी एसके दर बनी थी हमारी जून 1948 के अंदर, दिसंबर में से अपनी दे दी थी दिसंबर 1948 के अंदर, लेकिन किसी को माना नहीं गया। तो फिर जे इसमें कितने बंदे थे, 5 बंदे थे, चेयरमैन, मतलब चेयरमैन ये था 5, मतलब 4 यानी कि 1 प्लस 4 कर लो, 5 बंदे थे। और जेवाईपी हमने फिर दिसंबर ये भी 1948 में बनाई गई, और क्या नाम इसने अप्रैल में दे दिया अपनी, तो वो इसने कहा इसने भी नो पाया, इसने भी नो पाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 40 से मतलब कि 58 में मृत्यु हो गई 40 की। फिर क्या हुआ कि तेलुगु के लिए तो 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर 1948 को हमने सॉरी 1953 को आंध्र प्रदेश बना दिया गया। फिर सितंबर नहीं आएगा, 1953 में ही फजल अली आयोग बना दिया। फजल अली आयोग, उसके अंदर जुमजरू था और पणिकर था, जुमजरू कर लो, और पणिकर ये बंदे थे। तो उसके बाद इन्होंने मतलब कि 19 सितंबर में 1955 में अपनी वो दे दी कि भाई जो आर्टिकल सॉरी पार्ट 7 उसको अबॉलिश करो और रीऑर्गेनाइजेशन करो। तो रीऑर्गेनाइजेशन किया उन्होंने, और माई गुजरात बनाया शुरुआत में, माई गुजरात 1960 को बॉम्बे से लेकर, और 1 मई को बना था, 1 को बनाया था शुरुआत में, मैंने बताया था 1 नंबर को। तो देखो इनमें 3 का दिखता था। यहाँ पे 1966 है, हरियाणा आएगा, और हरियाणा से यादव छत्तीसगढ़ आखिरी में आएगा, वो भी 1 नंबर को आएगा। अब यहाँ पे दिसंबर था, दिसंबर को कौन था, नागालैंड। एक इसमें मतलब दिगंबर भी नागा होते हैं, तो वही चीज़ है, यहाँ पे गुजरात आ गया। तो ये चीज़ मैंने बताई थी। उसके बाद आएगा 1971, हरियाणा से ही बना था, वही उससे क्या नाम है, ये कब बना था, 1 जनवरी पहले बना था, 25 जनवरी को बना था 1971 में। उसके बाद आएगा 1972 आएगा। 1972 को 3 बनाए गए थे, वो कौन से थे, त्रिपुरा था, एक था मेघालय, और एक था मिजोरम। तो आ गया था मणिपुर आएगा, हाँ मणिपुर मेघालय थे, हाँ। तो ये कब बनाए गए थे पता नहीं। 1975 को एक चीज़ आई, सिक्किम आया। सिक्किम भी हमने देखा था, माई सिक्किम था, यानी कि इसमें भी मई आएगा। और 19 इसमें जो 35वां और 37वां अमेंडमेंट हुआ है, 1975 है। और अब जो आएगा सिक्किम के बाद सीधा 1987 आएगा, 1987 आएगा, हाँ। इसमें जो थे अरुणाचल प्रदेश था, एक था अरुणाचल प्रदेश था, और दूसरा कौन सा था, गोवा ना, गोवा नहीं, मिजोरम था, मिजोरम। ये मिजोरम मतलब कि, और एक था 1987, ये भी मई गोवा था, यानी कि मई में आएगा। मई में आएगा, तो इससे 2 महीने पहले ही था, यानी कि फरवरी में आएगा यहाँ पे। और क्योंकि 3 स्टेट में थे ना, तो यहाँ पे गोवा आएगा। अब आएगा 3 गुजरात इस वाले, 1 नवंबर को, एक तो 1 नवंबर को आएगा, एक 9 नवंबर को आएगा, 2000 में ही, 2000 में, तो यहाँ पे। और एक आएगा 15 नवंबर को 2000 में ही, दो एक तो सबसे ज़्यादा लास्ट में झारखंड। तो ये तो झारखंड है। और ये 9 नवंबर को, 1 नवंबर को आता, मैंने छत्तीसगढ़ का था, छत्तीसगढ़ उससे बना था। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा उत्तराखंड। उसके बाद 2014 में बना, 2014 में कौन बना, 2014 में बना तेलंगाना, 2014 में तेलंगाना बना। और ये मुझे याद नहीं है कौन से उसको बना था, लेकिन जो 69 सीए हमने किया 1991 में, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, दिल्ली को। तो ये हमने सारा कुछ किया। और हाँ, 31 अक्टूबर को, 2019 को जे एंड के, और क्या नाम है ये, लद्दाख को क्या बना दिया, यूटी बना दिया। और 2 यूटी बन गए, एक ये बन गया, ये बन गया। और क्या नाम है, उसके बाद 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो अब हमारे पास 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं। जब शुरुआत में ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 40 स्टेट थे, 6 यूटी थी। और फजल अली आयोग ने कितनी कहा था, 60 स्टेट का था, 3 यूटी का था। तो ये चीज़ है जो है वो करेंगे, रिवीजन करते हैं। इसकी रिवीजन में क्या था, देखो पहले मैंने देखा आर्टिकल पार्ट, देखा पार्ट सेकंड का पार्ट है, तो ये। और आर्टिकल इसमें कितने हैं, आर्टिकल 5 से 11 है। पहले हम आर्टिकल 11 को देखते हैं। आर्टिकल 11 में क्या कहता है, वो कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है सिटीजनशिप को। तो उसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लिया है, उसके द्वारा 5 तरीकों से वो मिल सकती थी, 5 वे से सिटीजनशिप। पहला था बाय बर्थ। बर्थ को उसने कहा कि यदि आपका जो बर्थ है वो 26 जनवरी को, 1950 को, या फिर इसके बाद, मतलब कि यदि हुआ है, तो आप जो सिटीजनशिप हो। लेकिन फिर गड़बड़ होने लगी, तो फिर इसको 1986 में अमेंड करना पड़ा। और 1987 से ये लागू हो गया कि भाई आपके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में से एक होना चाहिए, या तो मदर या तो फादर, एक सिटीजनशिप, एक मतलब सिटीजन होना चाहिए आपके बर्थ। लेकिन बर्थ कैटेगरी आपका बर्थ का ही रहेगा, लेकिन आपका माता पिता में से एक होना चाहिए। अब दूसरा तरीका था वो बाई डिसेंट था। बाई डिसेंट में क्या था कि मान लेते हैं आपके माता पिता अपने जन्म लिया 26 जनवरी 1950 के बाद, वही चीज़ है 26 जनवरी, या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद, आफ्टर या ओनली आफ्टर। और अब जो है आपने जन्म ले लिया, लेकिन जो जन्म आपने बाहर ले लिया किसी देश में, और आपके जो पेरेंट्स हैं या मदर या फादर है, उनमें से कोई एक जो है इंडियन सिटीजन है, तो आपको भी आप जो है इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें ये था। फिर उसके बाद देखा हमने रेजिडेंट, सॉरी एक बार क्या नाम है, स्टेट को देख लो। स्टेट की हमने डेफिनेशन देखी थी, लैंड होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, और गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसमें सोवरेन कंट्री होना चाहिए वो। अच्छा, ये तो था वैसे ही, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। और जो अब जो था क्या नाम उसका, जो थर्ड था वो था रजिस्ट्रेशन के द्वारा शायद, हाँ रजिस्ट्रेशन के द्वारा था, थर्ड बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, यदि आपके पास, यदि आपके आप जो आपको रहते हुए 7 साल हो गए हैं, 7 ईयर्स हो गए हैं। और या फिर जो आप जो है दूसरी कंट्री गए हुए हो, मतलब कि दूसरी कंट्री गए, फॉरेन कंट्री इसके लिए वर्क के लिए, फॉर वर्क। तो आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है आपको अपनी नागरिकता मिल सकती है। आप जो बाहर चले गए विदेश में, लेकिन काम करने के लिए, फिर काम करके वापस आओगे कई सालों में, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन आपको मिल सकती है। उसके बाद जो है वुमन जो मैरी करेगी एक इंडियन को, यहाँ पे इंडियन की बात है, एक वुमन ने इंडियन मैन को वो किया, फॉरेन वुमन ने, तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन से मिलेगी। उसको जो है वो क्या नाम है, माइनर जो चिल्ड्रन है, माइनर चिल्ड्रन है किसके, इंडियन सिटीजन के, वो उनको भी रजिस्ट्रेशन से मिलेगी। अब जो चौथा तरीका था वो था नेचुरलाइजेशन का। नेचुरलाइजेशन में क्या था कि पहले तो ये सेम कंडीशन होनी चाहिए, सेम कंडीशन दूसरे देशों में। जिस देश को आप मतलब जर्मनी को आप दे रहे हो, जर्मनी के नागरिक को, तो जर्मनी में भी नेचुरलाइजेशन होना चाहिए। और इसके लिए क्या था, 11 साल प्लस 1, 11 साल आप मतलब 1 साल रहना पड़ेगा, फिर 11 साल और बाद में रहना पड़ेगा। 1 साल अगर आप नेचुरलाइजेशन से अप्लाई कर सकते हो कि फिर आपको 11 साल आपको रहते हुए दिखाना पड़ेगा कि मैं 11 साल रह रहा हूँ। और राइट कैरेक्टर एंड डिजाइन, मतलब कि कैरेक्टर आपका ठीक होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए और लीव होना चाहिए आपकी। और क्या नाम है, एक लैंग्वेज आनी चाहिए, वन लैंग्वेज किसकी, 8th शेड्यूल की। और जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब ओथ होनी चाहिए, आपको किसी कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ होनी चाहिए, डी ई। और ई में क्या था,
वो थोड़ी चाहिए, मतलब कि आपके पास यदि आर्ट है, सोशल साइंस या फिर इंटेलेक्चुअल कोई प्रॉपर्टी है, या फिर आपको पीस में कोई वो है, क्या और क्या नाम है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, यदि इनमें से आपको कोई भी वो है, क्या नाम है इसका, कोई प्रतिभा है, तो आपको मतलब कि 12 साल आपको नहीं रहना पड़ेगा, कम रहना पड़ेगा। अब बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड है, बाय एक्विजिशन 5 दिया था, एक्विजिशन ऑफ लैंड में क्या था, इसमें लैंड में क्या था कि जैसे हमने गोवा को कर लिया था और सिक्किम को कर लिया था, सिक्किम को किया कौन से किया था, 35 और 36 से किया था, 1974-5 गोवा को भी किया था। और अब ये हो गया। अब आर्टिकल 5 में क्या, आर्टिकल सॉरी अब अबोलिशन ऑफ कर लो, अबोलिशन ऑफ सिटीजन, वो 3 तरीकों से होंगी। पहला जो तरीका था वो था कि आप फॉरेन की आपको सिटीजन मिल गई, फॉरेन सिटीजन हो गया, आप सिटीजनशिप, तो आपकी इंडियन सिटीजन अपने आप चली जाएगी। दूसरी जो है आप रिनाउंस कर दो, यानी अपने आप ही त्याग दो। तीसरी जो आप डिप्राइव कर दिया जाओ सरकार के द्वारा, डिप्राइव्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्यों डिप्राइव करेगी, अब उसके भी आगे 5-6 तरीके थे। यदि आप डिसलॉयल हो, डिसलॉयल हो क्या नाम है, और या फिर आप क्या नाम है डिसलॉयल हो, या फिर क्या नाम है ऐड कर रहे हो एनिमी को वॉर में, और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के डिसलॉयल हो, ऐड कर रहे हो एनिमी को, या फिर मतलब कि 5 साल के अंदर आपको सिटीजनशिप के या फिर आपको रजिस्ट्रेशन में मिली हो या फिर नेचुरलाइजेशन मिली हो, उसको उसके अंदर आपको 2 साल की क्या हो गई हो, प्रिजनमेंट हो गई हो। तो एक ये था। और डी में क्या था, हाँ एक ये था कि मतलब कि आप वही चीज़ है कि भाई आपको फॉरेन फॉरेन सिटीजनशिप मिल गई हो, किसी दूसरे देश की फॉरेन सिटीजनशिप। और एक और रह गया, हाँ एक ये रह गया कि मतलब कि आपने जो रॉन्ग रॉन्ग मीन से क्या नाम है सिटीजनशिप को पाया हुआ। और हाँ, एक चीज़ और थी कि मतलब आप वुमन हो, कोई वुमन है, आपको वुमन है, आपने जो है इंडियन मतलब कि फॉरेन में कंट्री मतलब मैरी कर लिया, आपने शादी कर ली दूसरे देश में, 7 साल आप जो है बिना बताए रह रहे हो इंडियन सरकार को, मतलब भारत सरकार को, तो आपकी वो कर दी जाएगी। तो ये 5 तरीके थे, क्या नाम है। और इसके बाद है आर्टिकल 5 देख लो। आर्टिकल 5 में क्या था, आर्टिकल 5 में था भाई यदि आपके पास डोमिसाइल है, या 1947 की बात है, डोमिसाइल है, या फिर आपके आपने क्या नाम है बोर्न हुए हो आप इंडिया में, या फिर आपके पेरेंट्स बोर्न हुए हैं, पेरेंट्स बोर्न है, या तो फिर आप 5 साल से रह रहे हो, 5 साल से रह रहे हो, लिविंग रह रहे हो इसमें, मतलब बिफोर इनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये था आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 में क्या था, आर्टिकल 6 में कहा था कि भाई 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई आएगा इंडिया में तो सिटीजनशिप नहीं होगा, सिटीजन नहीं होगा, उसको जो सेमी नहीं रहना पड़ेगा, सेमी नहीं के बाद जो है वो उसको जो है वो अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसको सिटीजनशिप मिलेगी। आर्टिकल 7 में क्या था, आर्टिकल 7 में ये था कि भाई कोई 14 मार्च को 1 मार्च को 1947 को इंडिया से भाग गया पाकिस्तान, पाकिस्तान चला गया, फिर कहीं भी चला गया, मतलब इंडियन सिटीजन था, फिर यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले नहीं लौटा तो फिर उसको वही तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी कि परमिट वाला फिर 6 महीने रहना पड़ेगा, और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन से उसको मिलेगी, चाहे वो इंडियन सिटीजनशिप चाहे कुछ भी हो। आर्टिकल 8 में क्या कहा, पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बस इसके बारे में बात है। आर्टिकल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये क्या सिटीजन नहीं है, ये याद रखना, इंडियन सिटीजन ये नहीं है, पीआईओ जो है। अब आर्टिकल 9 में क्या कहा, आर्टिकल 9 में कहा कि यदि हाँ यदि आपने मतलब कि फॉरेन सिटीजनशिप आपके पास है, तो सिटीजनशिप है तो इंडियन सिटीजनशिप आपके पास सॉरी सिटीजनशिप आपके पास नहीं होगी, यदि ये है तो। आर्टिकल 10 रहेगा बस। आर्टिकल 10 में क्या कहा, आर्टिकल 10 में कहा कि जो सिटीजनशिप है वो केवल पार्लियामेंट्री लॉ से मिलेगी, और होम मिनिस्ट्री उसको देगा, बस होम मिनिस्ट्री देगा, और कोई नहीं दे सकता। और अब उसके बाद हमने कर लिया, मतलब एक बार को देता हूं आपको, पीआईओ तो हमने कर लिया, और एनआरआई और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, देखो ये तो सिटीजन है ही नहीं, ये केवल क्या नाम है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, सिटीजन तो है नहीं है, सिटीजन सिटीजन किस पर रह रहे हैं, वीजा पर रह रहे हैं, बार अब्रॉड में रह रहे हैं, और ये जो है ये फॉरेन है, ये तो फॉरनर है, मतलब फॉरनर है सारे, मतलब ये फॉरनर भी हो सकते हैं, इंडियन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो है इनके साथ जो है इनको केवल एक स्टेटस है, मतलब सुविधाएं हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट में छूट होगी आपको। और क्या नाम है आपको जो है यदि 5 साल रह रहे, आपको 5 साल के पास आपको ओसीआई कार्ड है, तो आपको सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और क्या नाम है, और कौन क्या था इसमें, हाँ एक लैंड तो आप नहीं ले सकते, इसमें लैंड नहीं ले सकते। और हाँ लाइफ लॉन्ग आपको वीजा मिलेगा, लाइफ लॉन्ग वीजा, यानी वीजा एक बार मिलेगा तो बस मिलेगा। और क्या नाम है, अब जो था भारत सरकार ने पीआईओ और ओसीआई कार्ड जो थे वो 2005 में मतलब स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन सभी देशों के लिए, पाक और बांग्लादेश को छोड़कर, इन 2 देशों को छोड़कर सभी के लिए स्टार्ट कर दिए थे। तो ये चीज़ है। और क्या नाम है, पीआईओ 2002 में स्टार्ट किया गया। इसमें जो है ओसीआई में सिंघवी जो था, एक क्या नाम है सिंघवी कमेटी बनाई गई थी, उसने रिपोर्ट दी थी जो 2003 में 2000 में बनाई गई थी, वो ऐसा ही था उसका। और पीआईओ में तो ये सारा कुछ कर लिया। थैंक यू। तो हमने देखा कि मतलब कि जो सीसीए था वो कब आया था, वो आया था 11 दिसंबर 2019 को ये पास हो गया। और क्या नाम है 10 जनवरी 2020, यानी कि लगभग 1 महीने बाद एग्जीक्यूटिव हो गया। इसमें डेफिनेशन दी गई थी किसी इलीगल इमिग्रेंट की, डेफिनेशन इलीगल जो इमिग्रेंट थे उनकी, कि मतलब जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, और हिंदू सिख ईसाई जैन बौद्ध और फारसी ये 6 है कम्युनिटी, किससे 3 देशों से हैं, कौन से पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान। यदि वो इन देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गया है तो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। यदि वह मतलब सिक्स शेड्यूल को छोड़कर रह रहा है, सिक्स शेड्यूल के ये को छोड़कर कहीं भी रह रहा है तो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, लेकिन बस उनको अब 5 साल और रहना पड़ेगा, 5 साल, फिर उनको नेचुरलाइजेशन के द्वारा क्या है नागरिकता मिल जाएगी। ये था उसका। और एक चीज़ होती है कि यदि वायलेशन करोगे आप लोगों का, तो आप वायलेशन करोगे तो उसे कार्ड जो है वो आपके वो रिपील कर दिए जाएंगे, और रिपील कर या फिर डिलीट कर कुछ भी कर लो, वो क्या नाम है रिमूव कर दिया जाएगा, सॉरी रिपील तो उसको हो जाएगा रिमूव। और ये ओपीआईओ और ओजे कार्ड को कब मर्ज कर दिया गया था, ओजे कार्ड बना दिया गया था वो ये 2015 में। तो सबसे पहले मैंने देखा कि मतलब ये जो फंडामेंटल राइट हैं वो 2-3 मतलब ये फंडामेंटल राइट हमने अडॉप्ट किए थे यूएसए से, अडॉप्ट किए थे किससे, यूएसए से किए थे। और आर्टिकल 12 से 35 है, पार्ट 3 है, और इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। और क्या नाम है यूएसए से अडॉप्ट किए थे। और वैसे राइट होता है, राइट होता है मतलब कि एक डिमांड है, डिमांड किस पर है, कौन साइंस पर, कौन साइंस है, और जिसको जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है सोसाइटी के द्वारा,
और एग्जीक्यूट कौन करता है इनको, एग्जीक्यूट करता है स्टेट। तो ये राइट की भी डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि भाई जो मोरल राइट है, मोरल राइट है तो उनमें तो कोई सजा नहीं होगी वायलेशन करने पर, लेकिन जो लीगल राइट है तो यदि उनको वायलेशन कर दिया तो पनिशमेंट भी होगी। तो ये चीज़ देखी थी। उसके बाद देखा था कि भाई जो लीगल राइट है वो भी कहीं दो प्रकार के थे। वो एक तो पॉलिटिकल था और एक सिविल था। सिविल ये था कि पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि भाई वोट हो गया, राइट टू वोट, राइट टू वोट हो गया, राइट टू इलेक्ट हो गया, इलेक्शन में खड़े होने का मतदाता को, यानी कि और क्या नाम है, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो वो भी ये सारी इसमें आ गई, राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी एटसेट्रा, इक्वालिटी, फ्रीडम, सारी जितने आगे इसमें आएंगे। और जब क्या नाम है, तीन चार प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है नेचुरल राइट। नेचुरल राइट होता है, नेचुरल यानी जो नेचर के द्वारा दिए जाते हैं बाय नेचर, किसको, ह्यूमन को भी दिए जाते हैं और एनिमल को भी। उसके बाद देखा था ह्यूमन राइट कब दिए गए थे, ह्यूमन राइट दिए गए थे यूएनओ द्वारा, यूएनओ ने दिए थे 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की थी इनको। और हाँ, एक चीज़ और थी जो लीगल राइट है। लीगल राइट में क्या है, तो अगर जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिला, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही है, लेकिन ये होता है स्टेटरी राइट, सॉरी स्टेटरी राइट। स्टेटरी राइट में क्या होगा, इसमें ये लॉ के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि हमें कोई लाभ ना दिया गया, उसके द्वारा हमें ये राइट दे दिया। जैसे ये जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये ओरिजिनल में नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दिया, तो ऐसे होता है। और अब चलते हैं आगे। आगे जो था ये था कि फंडामेंटल राइट सबसे पहले ये थे 15 जून को 1215 को जॉन ने दिए थे अपनी बेटी उसको, और क्या नाम उसको बोलते थे, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ये डॉक्यूमेंट था, बाई डॉक्यूमेंट दिया था, डॉक्यूमेंट का सिग्नेचर कर। और उसके बाद जो 1789 में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि उन्होंने भी क्या दिया, इनको अडॉप्ट कर लिया। फिर 1791 में बिल्स ऑफ राइट के नाम से ये है, यूएसए में लाएगा, यूएसए में फंडामेंटल राइट, बिल ऑफ राइट, और उन्होंने ये इनको अडॉप्ट कर लिया, यानी कि इनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई थी, लेकिन यहाँ पे इनमें नहीं दी गई थी, तो उन्होंने इसलिए यूएसए से इनको अडॉप्ट किया है। और अब जो डिमांड की बात आ गई, डिमांड मतलब होगी डिमांड कब किसने की, कब डिमांड फंडामेंटल राइट स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले 1894 में ये बिल्स, यानी स्वराज बिल में, स्वराज बिल किसका था, बाल गंगाधर तिलक का था। उसके बाद 1925 में देखा था कि एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ यानी कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया में कहा था फंडामेंटल राइट के बारे में। और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, पंडित मोतीलाल नेहरू है, इन्होंने भी फंडामेंटल राइट की बात की। फिर 1931 में मैंने देखा कराची सेशन देखा, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने मतलब की बात की फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और फिर 1931 में ही गोलमेज सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन का फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें गांधी जी ने बात इनके बारे में। फिर सप्रू कमेटी 1945 में, सप्रू कमेटी में क्या था, उसने भी ये कहा कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने चाहिए फंडामेंटल राइट। तो फिर एक कमेटी भी बना दी गई थी जो 1947 में थी, कौन सी थी वो थी ये थी फंडामेंटल राइट वाली और स्टेट वाली, वो थी वल्लभ भाई पटेल के अंदर। और सब कमेटी इसकी थी, एक तो जेबी कृपलानी की थी और एक और बंदा था उसकी थी, तो ये दो बंदे थे। तो हमने शायद यही देखा, यदि हाँ एक और चीज़ है कि नहीं, आगे देख रहा था हमने बहुत सारा भी, तो एक और चीज़ थी, मतलब इनके वायलेशन होने पर तो इनको रिस्टोर कर देगा आर्टिकल 32 के अनुसार, तो सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल ये रिस्टोर करेंगे यहाँ पे आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट। और ये क्या है, नोट अनलिमिटेड है, यानी कि ये जो अनलिमिटेड नहीं है भाई, अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब इनको सस्पेंड, लेकिन सस्पेंड कर दिए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं ओनली नेशनल एमरजेंसी के द्वारा, नेशनल एमरजेंसी। लेकिन एक्सेप्शन इसमें मिलेगा, एक्सेप्शन कौन से हैं, वो है आर्टिकल 20 और 21। और एक और चीज़ थी वो थी कि भाई नेगेटिव है, नेगेटिव इन नेचर, यानी कि सरकार के खिलाफ किए जाते हैं, सरकार को नहीं कर सकती, तो हमने कर ली इनकी रिवीजन। तो आगे हमने देखा कि मतलब कि आगे देखा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेव्स देखी, वेव्स मतलब कि भाई कोई जो फंडामेंटल राइट है, ये कोई वेव्स की तरह नहीं है कि मतलब कि इनको जो आप अबॉलिश कर दो, यानी कि प्रत्याग का अबॉलिश नहीं किया जा सकता इनको, क्योंकि ये जो है नॉट पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये नॉट पर्सनल इंटरेस्ट बट फॉर सोशल इंटरेस्ट के लिए है। ये कोई एक इंडिविजुअल को नहीं दिए गए हैं, बल्कि पूरे को दिए गए हैं। दूसरी हमने डॉक्ट्रिन देखी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसमें क्या था, इसमें ये था कि भाई जो वैलिड पार्ट होगा किसी होगा वो तो रख लेंगे, और इनवैलिड पार्ट को हम जो है रिमूव कर देंगे, इनवैलिड पार्ट को लो के रिमूव कर दिया जाएगा। फिर हमने देखा था कि सिटीजन के लिए आर्टिकल 15, जो 16 है, 19 है और 29 और 30, ये 5 जो है ये केवल सिटीजन के लिए है और किसी के लिए नहीं है ये। फिर आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और प्लस पार्लियामेंट हो गई वहाँ की, एंड पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट हो गई, प्लस क्या होगा लेजिस्लेचर होगा, स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद देखा ऑल लोकल अथॉरिटीज में कौन सी आ गई, आपकी पंचायत आ गई, म्यूनिसपैलिटीज आ गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। फिर फोर्थ में हमने देखा, फोर्थ में ऑल अदर अथॉरिटीज आ जाएंगी, अदर अथॉरिटी में कौन सी आ जाएंगी, अदर अथॉरिटीज में आ जाएंगी, मतलब कि जैसे सारे ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं ये आ गए, और एजेंसीज आ गई, स्टेट की जितनी एजेंसी है, स्टेट एजेंसी जैसे कि यूपीएससी हो गया, एक एजेंसी है ये भी, और यूपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। लेकिन जो एनसीईआरटी है वो नहीं आएगी। एनसीईआरटी ये मैंने देखा था, मतलब जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी आ जाएगी, पब्लिक सेक्टर एनसीईआरटी नहीं आएगी, ये 2012 में क्लियर हो गया था चंद्रमोहन केस से। उसके बाद एलआईसी भी नहीं होगा, सो एलआईसी तो होगा, लेकिन बीसीसीआई नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा केवल, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस है, यानी कि जो जुडिशरी है वो होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी था हमारा कंट्री का वो होगा, और स्टेट का जितना भी वो सारा। लेकिन केवल जस्टिस नहीं। आर्टिकल 13 में क्या आ गई, आर्टिकल 13 में क्या आ गई, जो भी राइट जो है, क्या नाम है, इसको कहा जाता है सेफ फार्मर ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब जो भी राइट जो है वो वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को, तो उनको जुडिशियल रिव्यू के द्वारा क्या है, मतलब वायलेट करके जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा।
यदि वो वायलेट कर रहे हैं, चाहे वो कानून जो है, अब आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्या है, चाहे वो आर्टिकल जो है इन्फोर्स हुए पहले, बिफोर हुए हो, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो लॉ है, और या फिर आर्टिकल 13 इन्फोर्स आफ्टर हो, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन हो। 13 जो क्या कहता है, 13 कहता है मतलब कि 13 कहता है कि जो लॉ है वो किस से बनता है, वो बनता है रूल से, आपका ऑर्डिनेंस से, ऑर्डर से और एक्ट से। लेकिन मतलब कि 14 का जो क्या नाम है, लेकिन इसके साथ ये भी कहता है कि जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट करते हैं, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो नहीं आएगा इसके अंदर, ये नहीं आएगा, ये हमने देखा था, जो मतलब 368 के अंदर अमेंडमेंट करते हैं, ये किस मतलब बात है, केस में बात 1973 में ये कभी बात हो गई थी हमारी। और फिर जो अब चलते हैं फंडामेंटल राइट पर, जो फंडामेंटल राइट है वो ओरिजिनल हमारे पास साथ साथ थे, लेकिन जो प्रेजेंट है वो है सिर्फ 6। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको जो है आर्टिकल 13 1 से हटाकर और 19 के एफ से हटाकर, दोनों में था ये, इसको हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया है, किसके द्वारा, 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 1978 के अंतर्गत, और 300 में जोड़ दिया गया है। अब चलते हैं राइट टू 14 पर। आर्टिकल 14 में हमने उसमें देखा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने लिया ब्रिटिश से, ब्रिटेन से, ये हमने लिया यूएसए से। इसमें क्या हुआ, सेम सजा हो गया, यानी कि भाई सेम क्राइम तो सेम सेम सजा, सेम क्राइम सेम पनिशमेंट, चाहे आप कोई भी हो, कुछ भी हो, लेबर कानून जो है कानून के बराबर सारे सामान। लेकिन इसमें क्या आ गया, जो मर्डर है, मर्डर ए ने जो है सेल्फ डिफेंस में किया और बी ने मर्डर किया मनी के लिए, तो इनको अलग जो सेम पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, इनको अलग अलग रखा जाएगा। तो इसने किया मनी के लिए, तो अलग अलग सजा मिलेगी इनको, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ऐसा कहता है। फिर इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं आर्टिकल 14 में। एक्सेप्शन क्या है, जैसे ये जो प्रेसिडेंट को आप जो है कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, गवर्नर को नहीं कर सकते, और राष्ट्र प्रमुख को जैसे फॉरनर के जो जैसे जितने भी लीडर होते हैं वो, या फिर एम्बेसडर कह लो, एम्बेसडर जितने हैं उनको आप कुछ नहीं कर सकते, यूएनओ के जो मेंबर हैं उनको नहीं कर सकते, अपने एमएलए हो गया, एमपी हो गया, एमएलसी हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और क्या नाम है, इनके बंदे हो गए, और क्या नाम है, इनका कुछ मतलब कुछ नहीं कर सकते। और जो 15 है, 15 में क्या कहा, 15 में कहा मतलब कि आर्टिकल 15 में कहा गया कि 15 में आगे मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा 5 ग्राउंड पर। 5 ग्राउंड कौन से थे, वो थे रिलीजन का, रेस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब 15 का 1 क्या कहता है, मतलब कि कोई भी आपकी एंट्री है कहीं पे भी है, शॉप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट या फिर जो भी हो गया, यानी कि 15 का 2 मतलब कहता है कि जैसे वेल्स हो गए, पॉन्ड्स या पानी से संबंधित चीज़ें हैं, या फिर गैदरिंग ऑफ प्लेस हो गया, ये इनको आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता 5 ग्राउंड पर। फिर लेकिन स्टेट के मतलब कि आगे इन्होंने ये 53 में आ गई भाई, स्टेट को एम्पावर करना चाहिए चिल्ड्रन को और वुमेन को। ये जो अब जो जितने भी आएंगे वो अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक भेदभाव हो, ये आपसे पूछा जाता है कई बार, मतलब ये क्या है। 15 का जो 4 में आगे अमेंडमेंट आएगा वो ओबीसी के लिए आएगा कि भाई जो एससी बीसी यानी कि सोशली एजुकेशनल एंड बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे ओबीसी हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनके लिए भी स्टेट को एम्पावर करना चाहिए, एम्पावर बाय स्टेट। और ये जो 15 है, ये इसमें 15 आर्टिकल में कहीं भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जिक्र नहीं है, तो ये जो एम्पावर करेगा, ये करेगा इनको जो है ओबीसी को, ये तो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको जो है 93rd अमेंडमेंट से, जो कि 2005 में किया गया था, उसके अनुसार इसको कोटा दे देगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 27%। 15 का जो 5 का है, 15 का जो 5 आएगा वो कहेगा मतलब कि हाँ, रिजर्वेशन तो इसमें कोई इधर ही मिला, लेकिन जो एससी बीसी को ये 91st फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है इनको मतलब कि एम्पावर कर दिया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर, जो 15 का 4 है, और 15 का 5 जो है ये चीज बताएगा। बस इनको 15 और 4 में जो है अमेंडमेंट मतलब कि अमेंडमेंट किया गया था, एम्पावर करने की बात कही गई थी। 15 का जो 6 हो जाएगा उसमें जो है ईडब्ल्यूएस आ जाएगा, ईडब्ल्यूएस आएगा 2019 में 103 अमेंडमेंट के अंतर्गत, 2019 के अंदर, और ये 10% दे देगा रिजर्वेशन को ईडब्ल्यूएस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो ये तो हमारा 15 हो गया। अब जो है 16 कर लेते हैं। 16 में क्या होगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी किन ग्राउंड पर, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ। 7 ग्राउंड पर, 7 ग्राउंड कौन से, रिलीजन हो गया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और दो जोड़ गए इसके, एक ओरिजिन और एक रेजिडेंस। लेकिन जो रेजिडेंस पे अगला जो आर्टिकल है वो कहता है कि मतलब कि जो 13 का जो मतलब 16 का 3 जो कहता है मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है रेजिडेंस पर। कैसे, मतलब जैसे यूपी का कोई बंदा है, यूपी का वो एससी एसटी से है, लेकिन वो बिहार में जो फॉर्म भर रहा है तो उसको जनरल नहीं गिना जाएगा, बस ये चीज़ है, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। लेकिन ये पॉजिटिव है। 16 का जो 4 है वो कहता है मतलब कि रिजर्वेशन स्टेट को एम्पावर करना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए, स्टेट को एम्पावर करना चाहिए, किसको, एससी बीसी को, यानी ओबीसी को और एससी और एसटी को। इसको 93rd अमेंडमेंट से देंगे 2005 में 27% जॉब्स में। देखो 16 में जो भी बात हुई सिर्फ। फिर जो 16 का जो 5 है, 16 का जो 5 है, अब जो 16 का जो 4 भी है, सॉरी 4 बी, ये 4 ए था, ये तो 4 ए था, मतलब कि 4 ए ये था, 4 ए ये था, 4 ये था, मतलब कि जनरल की बात थी, 4 ए में अमेंडमेंट कर दिया गया था। 4 का 16 4 का भी जो है ये बताएगा मतलब कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो कैरी फॉरवर्ड रूल मतलब फॉलो नहीं किया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड मतलब कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बताता हूं, मतलब कि आपको मतलब कि मैंने आपको बताया था कि 2025 में मतलब कि 100 वैकेंसी निकली, उसमें से एसटी की 75 है, 50 भी निकल गई, तो ये जो 25 बच गई ना, ये अगले साल इसमें जुड़ जाएंगे। 2026 मान लेते हैं 1000 पोस्ट निकली, उसमें से जो एसटी की है वो कितनी होगी, 75 होंगी, लेकिन 25 ये भी जुड़ जाएंगे क्योंकि फिल नहीं हुई, तो इनकी टोटल सीट हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी 1000 में से। अब 16 का जो 5 है वो कहता है कि मतलब जैसे टेंपल वगैरह है, टेंपल वगैरह में कौन आएगा आपका, केवल हिंदू आएगा, तो ये भी चीज़ है, ये भी लीगल है। टेंपल की जो भी एंट्री होगी, टेंपल में कोई पोस्ट निकली टेंपल से रिलेटेड, तो केवल हिंदू ही आएंगे। और 16 का जो 6 है, 16 के 6 में वही बात 103 कर दिया, 103 अमेंडमेंट कर दिया गया 2019 के अंदर, 10% रिजर्वेशन दे देगा ईडब्ल्यूएस को। इसके 2 ग्राउंड थे, तो 5 एकड़ से आपको कमानी चाहिए जमीन, और 1 लाख से आपकी जो इनकम है वो कमानी चाहिए। फिर आर्टिकल 7 आर्टिकल 17 आपको करेंगे हम।
तो आर्टिकल 17 में मैंने देखा, आर्टिकल 17 में एक मिनट, हाँ आर्टिकल 17 में मैंने देखा अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की कोई अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इसको दिया कि भाई कहीं जो समकास्ट है, समकास्ट उनका जो है जन्म से ही उनको बाइकआउट कर दिया जाता है, बाइकआउट सिंस बर्थ, यानी बर्थ ले लिया जन्म में तो उसको बाइकआउट ही होगा। अच्छा उसके बाद जो आर्टिकल 35 है वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ पावर देता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की। तो उसके अंतर्गत दो पार्लियामेंट ने लॉ बनाई 1955 बना सिटीजन जो नाम है अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट, और फिर उसको मॉडिफाई करके 1976 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट ये बनाया गया। और तो बस इसमें इतना ही था। अब आर्टिकल 18 पे चलते हैं। आर्टिकल 18 में क्या है, कोई भी टाइटल है वो टाइटल नहीं स्टेट जो है स्टेट जो है क्या वो कंफर्म नहीं करेगा, यानी कि देगा नहीं किसी को भी। अब एक्सेप्ट दो चीज़ें थी एक्सेप्ट में, एक्सेप्ट एक तो मिलिट्री हो गया, मिलिट्री का टाइटल हो गया, या फिर एकेडमिक, एकेडमिक जैसे डॉक्टर हो गया, इसमें इसमें हो गया कर्नल मेजर, इसमें डॉक्टर हो गया। अच्छा तो जो अवार्ड है, अवार्ड वो कैटेगरी टाइटल की कैटेगरी में नहीं आएंगे, टाइटल नहीं आएगा इनको, जैसे भारत रत्न हो गया, भारत रत्न पद्म भूषण ऐसे भारत रत्न ये ऐसे। लेकिन जो अब केस आता वो था कि बालाजी बालाजी वाला केस था, हाँ बालाजी बालाजी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, किसी ने आगे जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी अपनी, ये 1996 में आता कि जो भारत रत्न है वो नेम के आगे आगे प्रीफिक्स और सफिक्स यूज नहीं कर सकते अवार्ड को भी। तो 19 में क्या था, 19 में ये शायद यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हाँ यदि हाई की होती है, यदि फॉरेन कोई रिवॉर्ड है, फॉरेन कंट्री से यदि कोई आपको अवार्ड मिल रहा है तो आप ले सकते हो किसकी परमिशन से, प्रेसिडेंट की परमिशन से, कंसेंट से आप जो है वो जो फॉरेन कंट्री अवार्ड वो ले सकते हो। अब आर्टिकल 19 में चलते हैं। 19 में क्या कह रहा है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस और फ्रीडम टू एक्सप्रेस स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो राइटिंग कर हो, या फिर स्पीकिंग से स्पीक बोलकर, या फिर अपने एक्सप्रेशन से जैसे फेस एक्सप्रेशन हो गया, या फिर और कुछ हो गया, तो इनके माध्यम से आप जो है कर सकते हो। और अब इसमें था कि जैसे फ्रीडम ऑफ क्या था, फ्रीडम ऑफ द प्रेस था, एडवर्टाइजमेंट थी, या फिर आरटीआई था, आरटीआई 2005, इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग था, नेशनल फ्लैग था आपका, नेशनल फ्लैग आप जो है उस पर कर सकते हो। ये जिंदल ने करवाया था, नवीन जिंदल ने अपने क्षेत्र पर फहरा सकते हो। और इंटरनेट हो गया, इंटरनेट राइट टू इंटरनेट, राइट टू प्रोटेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट तो सेकंड में आएगा। तो इसमें 19 में क्या है, सॉरी बी में रिस्ट्रिक्शन दिया, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन कैसे हैं कि भाई रिस्ट्रिक्शन इसमें जैसे इंटीग्रिटी होगी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी और ऑफ इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, फ्रेंडली रिलेशन हो गई फॉरेन कंट्री के साथ, और कोर्ट की अवमानना हो गई, अवमानना कोर्ट की। तो ये इसकी सारी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद 19 का जो बी था कि आप जो प्रोटेस्ट कर सकते हो पीसफुली, असेंबली भी कर सकते हो, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली एंड असेंबली, आप जो इकट्ठे भी हो सकते हो। लेकिन वही चीज़ इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी वही। और इसमें इसमें जो इसमें भी इसमें आप जो है एसोसिएशन कर सकते हो, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, जैसे कि कोई कंपनी हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, फर्म हो गया, ये सारे आप कर सकते हो, लेकिन कोई आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते। अब 19 के डी में क्या था कि मूवमेंट आप कर सकते हो, लेकिन मूवमेंट से आपकी पब्लिक ऑर्डर को, पब्लिक इंटरेस्ट को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट इसमें दो रिस्ट्रिक्शन है, ये पब्लिक इंटरेस्ट और एक ट्राइबल एरिया। अब 19 का ई भी वही है कि आप जो रिसाइड कर सकते हो और सेटल हो सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये सेम है, पब्लिक इंटरेस्ट और ट्राइबल एरिया, पब्लिक इंटरेस्ट और ट्राइबल एरिया। उसके बाद एफ को मैंने जो है खत्म कर दिया था। 19 का जी जो है वो जी है, वो क्या था कि भाई आप जो है राइट टू प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी प्रैक्टिस यानी प्रोफेशन को और ऑक्यूपेशन को, ट्रेड या ट्रेड और बिजनेस को। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि आर्टिकल 20 फर्स्ट 21 का फर्स्ट रहता है कि प्रोटेक्शन किसी एक्सपोस्ट हो, एक्सपोस्ट फैक्टोरल से, मतलब कि यदि आपने 2015 में क्राइम किया तो 2015 के अनुसार आपको सजा मिलेगी, ये मैंने देखा था। फिर 22 का तो देखा था कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी। तो इसमें मतलब कि 2 बार सजा मिलेगी, वन क्राइम वन सेंटेंस, मतलब कि एक बार सजा मिलेगी। 20 का 3 हमने देखा था कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आपको मजबूर नहीं किया जाएगा अपने खुद के खिलाफ मतलब कि गवाही देने के लिए। तो इसमें था कि जो केस हमारा कौन सा केस ऐसा सालवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, सारी वर्सेस कर्नाटक स्टेट था, कर्नाटक स्टेट 2020 में। तो इसमें था कि जैसे ये पॉलीग्राफ हो गया, पॉलीग्राफ या फिर ब्रेन मैपिंग हो गया, ब्रेन मैपिंग और एक और था नार्कोटिक्स। तो ये सारे इसके अंदर आएंगे, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के आएंगे, इनको सबूत नहीं माना जाएगा, एविडेंस नहीं होंगे। आपने यदि आपको मजबूर कर दिया, आपको बेहोशी मिलेगा अगर आपको सेल्फ, तो इसलिए इनको ये नहीं आएंगे। अब जो इसके लेकिन जो जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप या फिर आपका यूराइन हो गया, या फिर क्या नाम है उसका डीएनए टेस्ट हो गया, आपके फिंगरप्रिंट हो गए, ये सारे आएंगे एविडेंस के अंदर। ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है, ये याद रखना, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो ये नहीं है, ये था पीछे वाला। उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 21 में, ये कौन सा था आर्टिकल 21, ये तो सेल्फ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ वो था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, सॉरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन नहीं है, ऑफेंसिव है, यहाँ पे ऑफेंसिव वो है। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी का है। और क्या नाम है इसके अंदर मैंने देखा था कि इसकी जो लिमिटेड व्याख्या है शुरुआत में के गोपाल के होता है, के गोपाल वर्सेस मद्रास की 1950 में उसने इसकी जो लिमिटेड वो की थी, लिमिटेड एक्सप्लेनेशन थी। लेकिन जो मेनका गांधी केस हुआ, तो मेनका गांधी में मेनका गांधी लिख देता मैं यहाँ पे, मेनका गांधी वर्सेस वो वहाँ पे जाना सकती थी, विदेश में तो उनको जाने दिया, तो फिर वो गया था विदेश में जाना था, नहीं जाने दिया, तो 1978 में। लेकिन फिर जो है पर्सनल मतलब फॉरन ट्रेवल करना वो भी एक राइट टू पर्सनल लिबर्टी है।
तो इसमें जस्ट एक्सप्लेनेशन इसकी इस केस में। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे अब फ्री लीगल एड है, इसमें कई सारे आएंगे तो आपको याद करने सारे आपको बस याद फ्री लीगल एड जो है ये भी लाइफ का अधिकार है, आपको मिलना चाहिए, आपको जो कंसिस्टेंट डेवलपमेंट मिलना चाहिए, ये भी आपका अधिकार आपकी लाइफ को। उसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, आपकी अपॉर्चुनिटी फॉर लिवलीहुड यानी कि आपको आजीविका कमाने के लिए। और मदर आपको बी या मदर ये भी आपका अधिकार है, आपको माँ बनने का अधिकार है। और हस्बैंड चुनने का अधिकार है, यानी लाइफ पार्टनर चूज लाइफ पार्टनर। और फ्री फूड आइटम भी आपका अधिकार है, फ्री फूड आइटम यानी फूड आइटम जो अपने जो आप चुनते हो, आइटम को जो भी आप खाना चाहते हो खा सकते हो, क्या नाम है। और राइट टू पीस, पीस भी आपका अधिकार है, आपको आपको शांति चाहिए, शांति मिलेगी, क्या नाम है। एनवायरमेंट यानी क्लीन एनवायरमेंट आपका अधिकार आपकी लाइफ के लिए। और आपको स्मोकिंग के अगेंस्ट आपका अधिकार है, पब्लिक स्मोकिंग नहीं कर सकता कोई, आपका अधिकार है ये, आपको क्लीन हवा चाहिए, क्या नाम है। पब्लिक आपको हैंगिंग नहीं कर सकता कोई, पब्लिक हैंगिंग कोई भी कानून। और क्लीन वाटर भी आपका अधिकार है, क्लीन एयर भी सब कुछ आपका अधिकार है। प्राइवेसी भी ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं ये आएंगे आपको बोल जाएगा पब्लिक हैंगिंग जो कि कौन से फंडामेंटल राइट में आता है, तो आपको करना पड़ेगा आर्टिकल 21 में। अब राइट टू स्लीप है, राइट टू स्लीप आपको सोने का अधिकार है, आपकी लाइफ को जितने भी लाइफ से रिलेटेड होंगे, पर्सनल होंगे, कुछ ना कुछ आपके खुद से उसको जोड़ने का अधिकार उसका होगा, तो आपके सारे राइट में उसके लाइफ में आएंगे। आपको मैं जैसे मेडिकल डेटा आपकी खुद की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, तो ये आपका राइट टू लाइफ में आ जाएगा। और क्या नाम है, अब गो अब्रॉड मैंने कहा आपको, मैं कैसे आए, तो ये सारे काफ़ी हैं। उसके बाद क्या नाम है, अब राइट टू डाई पे बैच ली गई थी, राइट टू डाई पे पहले तो राइट टू डाई पर पहले दो केसों की बात कर लेते हैं। जैसे 1987 में जो महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जो कोर्ट थी उसने कहा कि राइट टू डाई इसमें शामिल है, 21 में शामिल है, राइट टू डाई में ऐड है ये। श्रीपति दुबल का केस था, श्रीपति दुबल, तो याद नहीं करना, लेकिन ये याद रखना हो, क्या नाम 1994 में क्या दिया कि शामिल इंक्लूड नहीं है, मतलब 21 में ये आता नहीं राइट टू डाई। फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया ये, इसने कहा कि ऑफेंस करना मतलब कि ट्राई करना सुसाइड की, ट्राई सुसाइड अटेम्प्ट जो है वो क्या ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस ये नहीं है। और फिर जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता भी क्या कहती है, ये भी कहती है कि जो सुसाइड अटेम्प्ट करना वो जो है ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस नहीं है, तो इसने ये कहा। उसके बाद जो है आर्टिकल 21A था, ये राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन 6 से 14 ईयर के लिए कंपल्सरी कर दिया गया, राइट टू एजुकेशन कंपल्सरी बिटवीन द एज ऑफ 16 to 40। तो ये इसको 86 अमेंडमेंट के अंतर्गत 2002 में ऐड किया गया था। उसके बाद अब जो आर्टिकल 21 में जो एक एक्टिव यूथनेसिया देखा हमने, कौन से देश में था, यूएसए में था, 2001 में आ गया था, यूएसए हो गया, स्पेन भी है, स्पेन भी हो शायद, तो स्पेन नहीं है, बेल्जियम, इंग्लैंड और नीदरलैंड, तो इनमें एक्टिव है। हमारे यहाँ पे पैसिव है, और दो इस केस में हमारे पास यूथनेसिया के जब विल पावर खत्म हो जाएगी, तो था 1970 1976 कौन थी वो, शानबाग जिसका रेप हुआ था नर्स दिए, 2015 में इसको दिया गया था यूथनेसिया। उसके बाद हर्षित राणा और ये 2026 में इसको दिया गया, ये गाजियाबाद का था। और होमोसेक्सुअलिटी जो है इसको भी वैलिड करार दिया गया था 2018 में, शायद 2018 में ही। और एक्स्ट्रा माइटल अफेयर भी जो है ये भी वैलिड है। जोसेफ में एक ऐसा था, जोसेफ, और ये किसका केस ये था, नवजोत सिंह जोहर और कर्णजोर से भी आप इसको जोड़ सकते हो, कर्णजोर से भी जोड़ोगे, नवजोत सिंह जोहर से जोड़ना है। और उसके बाद आर्टिकल 20 हमने सारा कुछ देख लिया। हाँ, एक जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, जो आर्टिकल 22 में चलते हैं, आर्टिकल 22 सॉरी 22 आर्टिकल 22 में क्या कह रहा है कि ये हमें मतलब राइट अगेंस्ट कन्विक्शन यानी कि आपको अपराधी के खिलाफ आपके दोष साबित के खिलाफ है ये। और इसमें जो एक होता है पुनिटिव होता है, और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। दो प्रकार के इसमें डिटेंशन होंगे, राइट अगेंस्ट कन्विक्शन डिटेंशन आएगा यहाँ पे, कुछ ऐसा ही कुछ है। तो ये चीज़ है इसमें। आर्टिकल 21 का फर्स्ट कहता है कि ये कहता है कि मतलब कि आपको मतलब जानने का अधिकार है, राइट टू नो, कि आपको राइट टू नो रीजन, कि आपको रीजन क्या है, आपको डिटेंट करने का। फिर 2 कहता है कि आपको एडवोकेट से सलाह लेने का अधिकार है, एडवोकेट कंसेंट। और क्या नाम है, 24 घंटे के अंदर आपको विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के आपको सामने जो पेश करना है, ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो छोड़ दिया जाएगा, ट्रैवलिंग टाइम जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये तो है इसमें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो फॉरेन जो हमारा क्या नाम है, उसको एनिमी फॉरेन है, उसको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। अब जो 22 का जो 4 कहता है, वो ये कहता है कि मतलब कि 22 का 4 कहता है कि जो डिटेंशन यहाँ पे 24 घंटे का, तो यहाँ पे 3 मंथ का, नॉट मोर देन 3 मंथ, यानी कि 3 महीने तक आपको जेल में रख सकते हैं पुलिस वाले। इस पर डाउट की सिर्फ डाउट की बात है यहाँ पे, आपको उस पर डाउट, उनको आप डाउट है तो 3 महीने तक आप रख सकते हैं। और क्या नाम है 5 में कह रहा है रीजन बताया जा सकता है, रीजन टोल्ड भी। और क्या नाम है, लेकिन 22 का 6 का नोट नहीं, कोई जरूरी नहीं है आपको बताएंगे वो। इसके बाद इसमें केस आते हैं, काफी सारे केस हैं जो हमने किए हैं। जैसे तो एक था जैसे प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 में स्टार्ट हुआ, 1967 तक चला। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस है यूएफए, ऐसा कुछ है जो अभी तक चल रहा है, जो 1967 में वो किया गया था, यूएफए ऐसा कुछ है, 1967 से अभी तक चल रहा है और अभी ठीक है अभी तक, मतलब कि अब उसके बाद एक ये भी आया था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, 1971 में आया था, 1977 को खत्म कर दिया गया था। तो काफी सारे एक्ट आए थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसमें। उसके बाद जो है आर्टिकल 23 देख लेते हैं। आर्टिकल 23 में क्या कहता है, आर्टिकल 23 में कहता है कि 23 का फर्स्ट जो कहता है कि प्रोहिबिशन करता है, किसका, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर का। और फोर्स्ड लेबर में क्या कहेंगे, जैसे फोर्स्ड लेबर में आ जाएगा, स्लेवरी आ जाएगा, 30 में स्लेवरी आ जाएगा, पहले तो स्लेवरी का प्रोहिबिशन है। जो 23 का जो सेकंड है वो कहता है कि मतलब कि फोर्स्ड लेबर हो गया, फोर्स्ड लेबर वही है बात में ऊपर वाली, फोर्स्ड लेबर का ये प्रोहिबिशन करता है। जो थर्ड है कि मतलब कि ह्यूमन को बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। फोर्थ कहता है कि जैसे ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए किसकी, वुमेन एंड चिल्ड्रन की, ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए किसकी, वुमेन एंड चिल्ड्रन की। और फिफ्थ कहता है कि जो बॉन्डेड लेबर है वो भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी कई सारे एक्ट जो बनाए गए,
जैसे बॉन्डेड लेबर एक्ट था, बॉन्डेड लेबर एक्ट था, ये 1976 में बनाया गया। और राइट ऑफ मिनिमम सैलरी अगेंस्ट ऑफ बॉन्डेड लेबर, ये बीच में आएगा। राइट अगेंस्ट राइट मिनिमम सैलरी बॉन्डेड लेबर। और इमोरल इमोरल ट्रैफिकिंग किसकी, वुमेन एंड चिल्ड्रन की, 1956। उसके बाद मिनिमम वेजेज एक्ट, वेजेज एक्ट था, मिनिमम वेजेज एक्ट, ये आता हमारा 1940 में, 1948 में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जितने भी लेबर या वेजेज से रिलेटेड सारे सारे इसमें आएंगे 1970 में। और इक्वल रिम्यूनरेशन रिम्यूनरेशन एक्ट आता है, ये 1976 में आता। जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 कहता है कि मतलब कि 14 साल से जो कम साल के, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो वो जो है किसी शॉप में नहीं काम कर सकते, किसी रेस्टोरेंट में नहीं काम कर सकते, और किसी माइन में काम नहीं कर सकते, कोई भी डेंजर वर्क नहीं कर सकते, डेंजर वर्क। घर पर फिर 2006 में जो है क्या नाम है, घर पर काम नहीं कर सकते, और दुकान में काम नहीं कर सकते, होटल में काम नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट में नहीं कर सकते। लेकिन जो मतलब कोई भी जो उद्योग है, 2016 में चीज़ आएगी, मतलब कोई भी उद्योग है वो 14 से 18 साल के बच्चे को यदि रखता है उद्योग, जो कंपनी है, तो उसको जो है 2 वर्ष तक 6 मंथ से 2 वर्ष तक सजा हो सकती है, और 20 से 50,000 तक का जुर्माना, ये डिस्कशन अलग है। तो ये तो इसका। उसके बाद 24 का सेकंड जो कहता है, जो आगे आया कौन सा, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर, यहाँ पे आएगा प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये जो है मतलब इनमें इसमें तो आ गया कि जो स्कूल के बाद आप काम कर सकते हो कितने, 3 घंटे, 3 आवर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको लिमिट कमानी है। और लेकिन 7 बजे के बाद आप नहीं कर सकते, रात के शाम को, शाम के 7 बजे को, सुबह जो है सुबह 8 से पहले नहीं कर सकते, 8 से पहले नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई, और मैक्सिमम तैयारी है 16 के बाद बता दिया। आर्टिकल 25 में हमने देखा कि 25 में देखा कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस था, कॉन्साइंस हो गया, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। कि भाई वन मतलब कि हर एक जो बंदा वन का जो है, कोई बंदा जो उसको रिलीजियस फेथ पर, उसकी रिलीजियस फेथ और बिलीफ है, वो ओपनली है और फ्रीली है, मतलब ओपनली उसको वो किसी फेथ या बिलीफ को अडोप्ट कर सकता है, और उसको फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है। अब इस पर रिस्ट्रिक्शन जो थी वो 3 प्रकार से लगी हुई थी, रिस्ट्रिक्शन थी वो कौन सी थी, पब्लिक ऑर्डर था, पब्लिक ऑर्डर। और दूसरा जो था वो था हेल्थ पर, हेल्थ ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ और ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी, ये 3 इसके रिस्ट्रिक्शन थी। आर्टिकल 25 का जो सेकंड है वो क्या कहता है कि इसमें जो है रिलीजियस रेगुलेशन दी हुई है, रिलीजियस रेगुलेशन। जैसे वो कृपाण है, कृपाण किस पर मिलेगा, कृपाण जो है सिखों को 6 से 9 इंच तक वो रख सकते हैं। और हिंदू में वो तीनों शामिल है, जैसे सिख भी हो गए, या फिर सिख, बौद्ध और जैन, ये तीनों इसमें शामिल है हिंदू में। अब आर्टिकल 26 में क्या कह रहा है, 26 में 26 जो है ये है रिलीजियस सेक्स से रिलेटेड, रिलीजियस सेक्स से रिलेटेड। ये जो है रिलीजियस सेक्स की डेफिनेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, उनका जो है रिलेटेड टू वन रिलीजन होना चाहिए वो बंदे, और वन उनका वन एम होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, और वन नेम होना चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए उनका। जैसे अब इसका जो एग्जाम्पल था वो था रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण जो कि कौन थे, विवेकानंद जी के गुरु थे ये, उन्होंने विवेकानंद जी का मिशन चलाया था ये। आर्टिकल 27 में क्या कहता है कि आर्टिकल 27 में कहता है कि किसी से भी जो है टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन फीस जो है वो दी जा सकती है, ये चीज़ है। कंपलसरी टैक्स नहीं लिया जाएगा, कंपलसरी टैक्स। आर्टिकल 28 में क्या कह रहा है, 8 में कह रहा है कि मतलब कि 28 का फर्स्ट जो है कि किसी को भी रिलीजियस एजुकेशन के लिए जो भी मतलब कि रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो किससे बना हुआ है, आउट ऑफ स्टेट, उसको आउट ऑफ स्टेट फंड से यदि वो बना हो तो उसमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन जो क्या नाम है इंस्टीट्यूशन है वो यदि रिलीजियस एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं, तो वो जो है वो दे जा सकते हैं, वो जैसे मदरसा हो गया, ये दिया बनाया इसलिए जाता है कि उनको रिलीजियस एजुकेशन दी जा सके, तो ये मदरसे दे सकते हैं। और लेकिन जो है जो आर्टिकल 28 का जो थर्ड है वो कह रहा था कि ये बताता है, प्रोटेक्ट किसको करता है, स्टूडेंट को, जो माइनर स्टूडेंट है उनको बताता है। माइनर स्टूडेंट की कंसेंट के विपरीत कंसेंट उनकी जरूरी है, और उनके पेरेंट्स की कंसेंट भी जरूरी है, ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं, पेरेंट्स की कंसेंट भी बहुत जरूरी है रिलीजियस एजुकेशन देने से पहले। तो इसी पर केस था कैथोलिक 20 था वर्सेस एमपी मध्य प्रदेश 2012। तो इसमें कहा था कि जो गीता दर्शन है, गीता जो है वो क्या है, वो जीवन, वो कोई धार्मिक दर्शन नहीं है, धार्मिक दर्शन की बात नहीं कर, गीता जो हमारी गीता जो है वो धार्मिक बात नहीं करती, बल्कि जो है जीवन के दर्शन की बात करती है, जीवन को सुधारने की बात है। अब इसके बाद जो है इस्माइल फारूकी वर्सेस क्या थी, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आया था 1994 में। इसमें था कि मतलब कि जो नमाज है वो कहीं पे भी अदा की जा सकती है, नमाज कहीं पे भी अदा की जा सकती है, एनीवेयर। और जो कीर्तन वगैरह, कीर्तन हो गया या फिर अजान हो गई, इन पे जो डीजे पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या है, वैलिड है। आर्टिकल 29 में क्या कह रहा है, आर्टिकल 29 में कहता है कि एवरी सिटीजन को राइट है, एवरी सिटीजन को राइट है क्या करने का, लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट है। यानी कि माइनॉरिटी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, माइनॉरिटी के लिए भी और मेजॉरिटी के लिए भी। आर्टिकल 29 का सेकंड जो कहता है वो क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस बेस पर, ऑन लैंग्वेज, रेस और कास्ट पर एटसेट्रा, इन पर वो नहीं किया जाएगा डिस्क्रिमिनेट। और जो हमारे पास जो माइनॉरिटीज हैं वो किन बेस पर है, माइनॉरिटी लैंग्वेज पर और रीजन पर। जो हमारा जो माइनॉरिटीज कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन 1992 में, इसने मतलब कि पहले जैसे मुस्लिम तो वहीं थे, फिर सिख हो गए, सिख के बाद बौद्ध, पारसी और ईसाई, फिर 2014 में जैन को भी जोड़ा गया। तो शायद हमारे जो वो है माइनॉरिटी है हमारी। उसके बाद आर्टिकल का 31 का जो 30 का फर्स्ट जो क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा
जो सॉरी माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी वो क्या कर सकती है, इस्टैब्लिश भी कर सकती है और इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर कौन सी एडमिनिस्टर कर सकती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकती हैं। और आर्टिकल आर्टिकल का 32 जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन लैंग्वेज एंड नोट, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, नोट डिस्क्रिमिनेशन ऑन लैंग्वेज एंड रिलीजन, इन पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर हमने ये देखा जो आर्टिकल 31 था वो क्या था, आर्टिकल 30 का फर्स्ट और 19 का फर्स्ट का एफ, ये क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी है, जो फंडामेंटल राइट को 44th अमेंडमेंट 1978 से क्या बना दिया गया था, इसको लीगल राइट बना दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे केस आने लगे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लीगल राइट बनाओ। फिर आर्टिकल 32 में देखा कि आर्टिकल 32 में देखा जब भी वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट का, फर्स्ट का देखा फंडामेंटल वायलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मूव कर सकते हो। फिर 32 का जो सेकंड देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इश्यू कर सकता है रिट अगेंस्ट रिट जो इश्यू कर सकता है। और 32 का जो हमने देखा कि सुप्रीम जो सॉरी पार्लियामेंट है वो एम्पावर कर सकता है, पार्लियामेंट जो एम्पावर कर सकता है एनी कोर्ट टू इश्यू रिट। और ये जो सेम पावर है ये वाली, ये आर्टिकल 2226 के अंदर हाई कोर्ट को भी ये सेम पावर है। उसके बाद हमने देखा कि आर्टिकल का 32 का 4, यदि कोई मतलब फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यदि कोई प्रोविजन ही नहीं है, प्रोविजन यदि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो इनको वो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे प्रोविजन हमारे फंडामेंटल उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 358 और 359 का मतलब इमरजेंसी बात करते हैं, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट को प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 20 और 21 है ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता, ये नेवर सस्पेंड आएगा, इवन इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी में भी ये जो है वो नहीं होंगे। और क्या नाम है जो अब आएंगे, अब रेट भी आएंगे यहाँ पे, रेट आर्टिकल 32 के 4 के अंदर रेट भी आएंगी। पहले हमारे पास है अबियस कॉर्पस जो है मतलब कि ब्रिंग द बॉडी कोर्पस को याद रखना, कोर्स यानी कोर्स क्या है, बॉडी यानी ब्रिंग द बॉडी विदिन 24 आवर्स। और क्या नाम है, अबियस कॉर्पस हो गया। और मैंडामस, अब जो है मैंडामस यानी कि मैन को जो है क्या करो, ऑर्डर देना, मतलब कि ऑर्डर देना, वी ऑर्डर, इसका मतलब वी ऑर्डर ड्यूटी, मतलब कि पब्लिक जो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट यदि ड्यूटी देने से मना कर रहे हैं तो वो उनको ड्यूटी करने पर मजबूर कर सकते हैं। और अगर प्रोहिबिट यानी कि प्रोहिबिट करना किसको, लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा वो करना यदि वो अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जा रहे हैं, ज्यूरिडिक्शन से आउटसाइड हो रहे हैं। फिर एक देखा सर्टियोरी ऐसे कुछ सर्टियोरी जो है मतलब कि क्या करना, इसको पोस्टमार्टम बोलते हैं, पोस्टमार्टम यानी कि केस को क्या करना, ब्रिंग द केस आएगा, ब्रिंग द मैटर या फिर ऐसा कुछ ब्रिंग द मैटर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या नाम है, लोअर कोर्ट से किसी मैटर को उठा लेना, लोअर कोर्ट के पास जो है क्या नाम मैटर चलेगा, लेकिन जो लोअर कोर्ट का वो था नहीं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो अपने वो कर लेंगे और उसको मैटर को अपने पास ले लेंगे। फिर देखा क्यों वारंटो में देखा हमने कि अथॉरिटी यानी कि व्हाट अथॉरिटी देखा, आपकी अथॉरिटी क्या है, ये हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी से भी। आर्टिकल 33 में देखा, आर्टिकल 33 में देखा कि जो जब भी मिलिट्री रूल होगा तो वहाँ पे मार्शल लॉ में क्या ये लिमिट हो जाएंगे, लिमिटेड नहीं सॉरी। आर्टिकल 33 में देखा कि जो फंडामेंटल राइट जो है लिमिटेड होते हैं, जैसे आर्मी में हो गए, सारी आर्मी आ गई हमारी, और अर्धसैनिक बोला, जैसे CISF हो गया, SSB हो गया, सारे CRPF हो गया, जितनी पुलिस होगी स्टेट की, सारी पुलिस स्टेट, खुफिया एजेंसी हो गई हमारी IB। आर्टिकल 34 क्या था, मतलब कि मार्शल लॉ का ही लगा हुआ है, मिलिट्री रूल जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे भी फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। मार्शल लॉ गया या फिर इसको मिलिट्री रूल भी बोलते हैं, ब्रिटिश टाइम इसको मिलिट्री रूल बोलते थे, तो ये डिफाइन करेंगे। और या फिर गृह युद्ध हो गया, या फिर प्रशासन व्यवस्था खराब होने पर, कानून व्यवस्था खराब होने पर ये चीज़ हो सकती है। और आर्टिकल 35 जो है, आर्टिकल 35 जो है ये बताइए जो पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो है लॉ बना सकती है, और उसने बनाई हुई है, जैसे 16 का 30 हो गया, 17 हो गया, जैसे उसने लॉ बनाई हुई है। आर्टिकल जो 36 है वो सेम एज, मतलब सेम एज आर्टिकल 12, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन देता है, आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 मैं आपको बता दूं कि जो ये पार्ट क्या नाम DPS स्टार्ट हुआ है, हमारा DPS जो पार्ट इसमें है, थर्ड में है। आर्टिकल 36 से 51 है, ये 36 मैंने आपको बता दिया। और पार्ट क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमने अडॉप्ट किया किससे, आयरलैंड से, और आयरलैंड ने किससे किया था, स्पेन से किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जो फोर्थ पार्ट हमारा, इसका ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना। और ये कैसे हैं, ये पॉजिटिव इन नेचर है, और जैसे फंडामेंटल राइट ये पॉजिटिव है। नॉन जस्टिसेबल यानी कि कोर्ट इनको इन्फोर्स नहीं कर सकती, कोर्ट इन्फोर्स। उसके बाद जैसे यूनिफीचर इसको किसने बोला था, ऑस्टिन ने। और हार्ट एंड सोल बोला था इसको, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर ने। केटी सा ने बोला था इसको, केटी सा ने ये तो बैंक की बात चले गए थे, यानी कि कन्वीनियंस ऐसा होता, कन्वीनियंस पेमेंट बैंक के द्वारा। व्हीलर ने क्या बोला था, ये तो मतलब कि व्हीलर ने बोला था कि गोल एंड एस्पिरेशन का क्या है, एस्पिरेशन का मैनिफेस्टो ऑफ, तो ये चीज़ है। एलन सिंघवी ने कहा था कि लाइफ गिविंग प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का। कृष्णमचारी ने कहा था, कृष्णमचारी क्या रहा, कृष्णमचारी ट्रू डस्टबिन। उसके बाद हमें जो है थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो थ्री पार्ट कौन से थे, ये देखो पहला था सोशल एंड इकोनॉमिक, ऐसा कुछ था। सोशल एंड इकोनॉमिक में पहले कहा था कि इसमें जो है 38 आएगा, आपका 39, 14 आएगा, 41, 42, 43 का ए बस। उसके बाद आएगा गांधीयन में जो 40 आएगा, 40 से स्टार्ट करो। उसके बाद जो 44 तो नहीं आएगा, 43 आएगा, 43 का बी, 44 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, 46, 47 और 48 आएगा। अब जो बच गए सारे इसमें लिबरल में हमारा कौन सा बच गया, 44 बच गया, एक 45 बच गया, 46 टोटल हो गया, 48 आएगा। उसके बाद 48 का
ए भी आएगा 49, 50 और 51। तो यहाँ तक चलेंगे ये। उसके बाद 36 मैंने आपको बता दिया था कि मतलब कि सेम एज आर्टिकल 12 के, और आर्टिकल 37 देखते हैं कि 37 को ये नॉन जस्टिसेबल, जस्टिसेबल यानी कि कोर्ट जो है कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकती। आर्टिकल 38 था, वो था मतलब कि इस्टेब्लिश करना क्या है, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना, और वो क्या करना, जो जस्टिस है, जस्टिस प्रोवाइड करवाना कौन से तीनों प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये हमने कहाँ से लिए हैं जस्टिस, ये लिए 1970 यानी कि रशियन रिवोल्यूशन से। मिनिमाइज करना, मिनिमाइज इक्वालिटी को, इनकम इक्वालिटी को, इनकम, ये हमने ऐड किया 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो आज ये तक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा था कि 39 का जो ए था, वो क्या कह रहा था कि भाई एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड ये स्टेट प्रोवाइड करवाएगा। 39 का जो भी था वो क्या कह रहा था कि ये सारे ह्यूमन से रिलेटेड हो, सारे कि मटेरियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा, मटेरियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, किसके लिए, कॉमन गुड के लिए, कॉमन पीपल के लिए, यानी कि वो कॉमन गुड बनाएगा। जैसे माइंस एग्जांपल ऐसा, एग्जांपल माइंस ले लो। और 39 का जो सी था वो क्या कह रहा था कि प्रिवेंट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्यू हैंड्स में। और 39 का जो डी था वो था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे इक्वल वर्क, यानी कि चाहे मेल हो या फिर कुछ भी हो, इक्वल यदि पे है तो मतलब इक्वल वर्क है तो इक्वल पे मिलेगी। और ई में क्या कह रहा था, ई में मतलब कि भाई जो वर्कर है उनकी स्ट्रेंथ को प्रोटेक्शन किसको, स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर। तो ये चीज़ है। 39 का जो एफ था, ई एफ में क्या था, एफ में था कि एक्सप्लॉइटेशन को प्रिवेंट करो, प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन किसका, चाइल्डहुड एंड यूथ का, चाइल्ड एंड यूथ का। उसके बाद एक हमने 39 का जो ए था ये हमने ऐड किया था, इसमें था वही जस्टिस और जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये हमने 1976 में ऐड किया था। 44 में क्या था कि भाई जो स्टेट जो है वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा क्या, पंचायत, ग्राम पंचायत, कॉन्स्टिट्यूट करेगा ग्राम पंचायत। 41 में हमने देखा था कि उनको जो है, 41 में देखा था, अब एक चीज़ यहाँ पे देख लो, जो चार राज्य हैं, एक तो है मेघालय था, एक तो एक मिजोरम भी था, एक था नागालैंड और एक था दिल्ली, इनमें जो ग्राम पंचायत नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है। 41 में 41 में उसने कहा था कि 41 42 में ये चीज़ें थी, एक तो ह्यूमन कंडीशन से रिलेटेड था, हाँ कि मतलब कि राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में हो गया, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट में हो गया, दूसरा जो है ओल्ड एज में हो गया, तीसरा जो है सिकनेस में हो गया, और एक हो गया डिसेबिलिटी में। इनमें जो है उनको पब्लिक असिस्टेंस चाहिए, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसों में, पब्लिक मतलब कि सरकारी सहायता चाहिए। जैसे ओल्ड एज में पेंशन आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बता आ जाएगा, सिकनेस में आपका कोई ना कोई, जैसे जो कार्ड चले हुए हैं आजकल, आयुष्मान कार्ड, डिसेबिलिटी में विकलांग पेंशन चली हुई है, तो ये चीज़ें। 42 में जो है भाई मतलब आपको ह्यूमन कंडीशन सही होनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशन राइट टू वर्क के लिए फॉर वर्किंग, ये सही होना चाहिए, स्टेट इंश्योर करेगा। अब जैसे मैटरनल रिलीफ है, मैटरनल रिलीफ कितने महीने की होती है, 7 महीने की होती है, 6 मंथ, तो ये सारी चीज़ में आ गई। 43 में क्या था कि 43 में था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा, कॉटेज इंडस्ट्रीज, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर कोऑपरेटिव बेसिस पर, इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस, यानी कि बहुत सारे बंदों की। तो फिर इसके लिए 43 का जो ये था, 43 का यही हुआ था, हाँ 43 हमने डाला 42 अमेंडमेंट 1976 में, कि इसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बताई, तो इसमें पार्टिसिपेशन भी होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्रीज। अब जो है 43 का भी आएगा, 43 का भी क्यों आएगा, देखो 43 का भी इसलिए आएगा क्योंकि हमने 2011 में 97 अमेंडमेंट 2011 में हमने जो है ऐड कर दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने अमेंडमेंट ले आए थे हम, तो ये चीज़ है। अब आर्टिकल 44 इसमें था यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सिविल लॉ में सबको समान जो है वो इक्वल सजा मिलनी चाहिए, क्या नाम है। तो गोवा ने सबसे पहले किया, उसके बाद जो है यूके ने किया, फिर असम ने किया, और अब जो है गुजरात ने किया, ये चार स्टेट ने यूसीसी लागू कर दिया। यहाँ पे 45 में देख लिया था कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी केयर किसको कंप्लीट केयर कौन करेगा, वो स्टेट करेगा, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या फिर खाने की बात हो। और आर्टिकल 46 में क्या देखा हमने, 46 में देखा था कि स्पेशल केयर किसकी, स्पेशल केयर थी एससी एसटी की एजुकेशन में और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। जो 47 है ये है कि प्रोहिबिट कंजप्शन की, जो इंटॉक्सिकेंट है, मतलब इंटॉक्सिकेंट मटेरियल है जो हेल्थ के लिए हानिकारक है, हार्मफुल फॉर हेल्थ। 48 में क्या, 48 में था कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री या फिर एग्रीकल्चर को मॉडर्न तरीके पर डेवलप करेगा स्टेट। फिर इसी के अंदर एक चीज़ जोड़ दी गई थी, वो ये था 48 का, ये था शायद 48 का ये था, इसमें ये चीज़ जोड़ दी गई थी कि एनवायरमेंट को बचाओ और वाइल्ड लाइफ को बचाओ, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इनको प्रोटेक्ट करो। ये कब जोड़ा था, ये भी 1970 में उसमें जोड़ा हुआ, क्या नाम है, 49 में ये था। 49 में कि भाई पार्लियामेंट में कोई जो है हिस्टोरिकल कोई बिल्डिंग है या फिर कोई मोन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है या फिर आर्टिस्टिक जो प्लेस है, वो जो पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो उसको प्रिजर्व करना स्टेट के द्वारा, ये चीज़ है। 50 में ये था कि सेपरेट करना, सेपरेट जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। 51 में ये देखा था कि मतलब कि रिलेशन जो है अमंग नेशन क्या होना चाहिए, ऑनरेबल रिलेशन अमंग नेशन। और ये तो वन था। बी में क्या था कि इंटरनेशनल जो लो है उसको सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो, और ये है। और क्या नाम है, सी में था कि इंकरेज करो सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करो किसके द्वारा, आर्बिट्रेशन के द्वारा, बाय आर्बिट्रेशन। तो ये था, इसमें सब कुछ हमने कर लिया है।